हेलो बच्चों। तो हम लोग आज क्लास 11 का बायोमोलिक्यूल्स या बोल सकते हैं हम लोग जैव अणु वाला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है। जैव अणु ये जो रहती है ये केमिस्ट्री और बायो ये दोनों में आती है। केमिस्ट्री का भी सिलेबस होता है जैव अणु बायोमोलिक्यूल्स, और बायो में भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। नीट के पर्पज से बात करें तो इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। और ये जो चैप्टर रहता है, पहले वाले चैप्टर जो हम लोग पढ़े द लिविंग वर्ल्ड, उसी से कनेक्टेड है। कैसे? तो देखो, इसमें जब हम लोग एलिमेंट्स वगैरह के बारे में बात करेंगे, उन मॉलिक्यूल्स के बारे में जो लिविंग प्रॉपर्टीज के रहने के लिए है ना रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ऐसे अणुओं को हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे हम लोग लिविंग वर्ड में भी पढ़ते हैं कि जीवन एक्चुअल में है क्या। तो जीवन क्या है, एक हम लोग बायोलॉजिस्ट हैं तो ये बोलते हैं कि सेल के अंदर में जो भी प्रॉपर्टीज रहती है उसकी वजह से वो क्या रहता है, लिविंग रहती है। लेकिन वही प्रॉपर्टी क्या होती है उसको हम लोग जानने वाले हैं, तो बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स का है ना 2 मीनिंग है यहाँ पर, है ना, क्या क्या, तो उसको भी देखें। तो यहाँ से देखते हैं जैव, और दूसरा क्या बात है, अणु। तो जैव का मतलब होता है लिविंग, मतलब लिविंग मतलब वो कैसे जिंदा है कि नहीं है, उसको हम लोग बताते हैं किसमें, जैव में। मतलब वो जीवित कैसे है, और उस जीवित रहने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल मॉलिक्यूल्स है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अणु, मॉलिक्यूल्स। तो लिविंग मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स है जो एक सेल को जिंदा रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे मान लो एक कोई सेल है, सेल के अंदर में हम लोग जब हम इसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं, तो हम जब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो अंदर में पूरे साइटोप्लाज्म भरा हुआ रहता है इस सेल में। उसके अलावा न्यूक्लियस होती है और भी कोशिकांग वगैरह रहते हैं, मतलब सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं। लेकिन इसका जो कंस्टिट्यूशन रहता है, मतलब इसके अंदर में जो प्रेजेंट रहने वाले एलिमेंट्स या तत्व होते हैं, वो अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं, है ना। और ज्यादातर जो तत्व होते हैं वो क्या रहते हैं, कार्बनिक तत्व होते हैं, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा रहती है। ठीक है। तो देखिए, बायोमोलिक्यूल्स में, बायोमोलिक्यूल जीवित जीवों में पाए जाने वाले रासायनिक यौगिक है। ठीक है। रासायनिक यौगिक मतलब वही बात बताया, इस चीज को हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। तो ये केमिकल ऐसे होते हैं जो केमिकल किससे मिलकर बने रहते हैं, कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स या कोई ना कोई अणु से मिलकर बने हुए रहते हैं। देखो, अणु अलग चीज होती है, परमाणु अलग है। परमाणुओं से मिलकर ही अणु बनी हुई रहती है, और अणु जो रहती है वही काम करती है। कोई ना कोई चीज के घटक होते हैं वो अणु, इसी की वजह से वो चीज बनी हुई रहती है। जैसे मान लो यूरिया है। ठीक है। यूरिया, तो यूरिया किससे बनी रहती है, NH2 CONH2 है। तो कहीं ना कहीं ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, ये जो मॉलिक्यूल्स है वो सब आपस में अरेंज होके क्या बनाए हुए हैं, कंपाउंड बनाए हुए हैं, यौगिक बनाए हुए हैं। तो यूरिया क्या हो गया, यौगिक हो गया। तो केमिकल के ही क्या होते हैं, रसायन के ही क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। कोई भी बायोमोलिक्यूल जो रहते हैं क्या होते हैं, रासायनिक यौगिक होते हैं, किसकी, जीवित जीवों की। ठीक है। आगे देखिए इसमें, है ना, जो जीव रासायनिक यौगिक होते हैं वो कैसे कैसे प्रकार के हो सकते हैं। तो बताएं कि इसमें सबसे पहला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, दूसरा क्या हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो दोनों प्रकार के यौगिक बनते हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ये रहेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन, जैसे CH4 मीथेन है, एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये क्या होते हैं, कार्बनिक कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ और आ गए, जैसे COOH आ गया यहाँ पर, है ना, जैसे NH3 आ गया, है ना, और क्या आ सकते हैं यहाँ पर, H2O आ गया। तो देखो, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन है इन लोग तो कार्बनिक यौगिक हो गए, या कार्बनिक यौगिक के उत्पन्न है ये, कार्बनिक यौगिक के व्युत्पन्न। व्युत्पन्न, व्युत्पन्न का मतलब डेरिवेटिव्स होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दूसरे यदि कोई भी एलिमेंट्स आते हैं तो उसको हम लोग कार्बनिक यौगिक के व्युत्पन्न बोलते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। इसको देखें, इसमें कार्बन हाइड्रोजन तो दिख नहीं रहे, इसमें तो हाइड्रोजन दिख रहा है, कार्बन दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे यौगिक क्या हो जाएंगे, अकार्बनिक यौगिक हो जाएंगे, अकार्बनिक। ठीक है। जैसे हम लोग और भी ले सकते हैं, जैसे सल्फेट ले लिए, है ना, और फॉस्फेट ले लिए, PO4-2। तो ये सब चीज जो रहते हैं अकार्बनिक यौगिक होते हैं। तो कुल मिलाकर बोला जाए तो रासायनिक यौगिक की सिर्फ एक ही प्रकार की चीजें नहीं है। यहाँ पर रासायनिक यौगिक 2 प्रकार के हैं, एक कार्बनिक भी हो सकते हैं, दूसरा अकार्बनिक भी हो सकते हैं। और यही रासायनिक यौगिक जो है बायोमोलिक्यूल्स है। ठीक है। मतलब बायोमोलिक्यूल्स को बोला जाए तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों कंपाउंड हो सकते हैं। तो ये बात को हमें जानना है। ठीक है। तो देखें इसमें क्या क्या चीजें होती है। अब देखो, कोई भी चीज या कोई भी लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स का मतलब जीवित जीव है, उसको हम लोग, उसके अंदर में क्या क्या चीजें हैं, वो किससे मिलकर बनी है, जानने के लिए हम क्या करेंगे, उसको झापड़ में लगाएंगे उसको, तभी तो वो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको बताएगा वो। मतलब ये है
कि जैसे हम लोग प्लांट्स का कोई जैसे पत्ती है, पत्ती को हम कैसे जानेंगे कि क्या क्या चीजों से मिलकर बनी है? सीधा सा एग्जाम्पल लेंगे, यदि मान लो एक घर है, घर में एक दीवार है, दीवार किससे मिलकर बनी है ये जानेंगे, ये जानना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा हमें उसको, कि वो किससे मिलकर बनी है। तो तोड़ेंगे तो पता चलेगा कि उसमें ईंट लगी हुई है, छड़ लगा हुआ, सीमेंट लगे हैं, ये सब चीज पता चलेगा हमें। सेम वही बात यहाँ पर है कि इस पत्ती के संगठन के बारे में जानेंगे कि पत्ती में क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या मॉलिक्यूल्स है, क्या क्या अणु है, ये जानना है। तो बताओ इसको क्या करना पड़ेगा हमें? इसको कूटना पड़ेगा, है ना? कूटेंगे यहाँ पर, है ना? कूट के क्या करेंगे, इसका एक स्लरी बनाएंगे, और कूटने के बाद में दो पार्ट मिलेगा। एक वाला क्या मिलेगा, इस एक में वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा रहेंगे, मतलब एक लिक्विड वाला पार्ट मिलेगा, एक सॉलिड टाइप का पार्ट मिलेगा। तो उसको हम लोग चीज पेपर या इसको किससे हम लोग पीस किससे करते हैं, कपास से बने हुए जो पेपर रहता है उसको उससे छानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से। एक गाढ़ा घोल प्राप्त करने के लिए जीवित ऊतक, सब्जी वगैरह, है ना, कोई सब्जी ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं, या लीवर के टुकड़े ले सकते हैं, क्योंकि लीवर में रिजनरेशन कैपेसिटी रहती है, उसका टुकड़ा ले सकते हैं, है ना। ये वाला जो है प्लांट सेल है, प्लांट सेल के लिए हम एक सब्जी ले रहे हैं, और जबकि ये एनिमल सेल है। तो दोनों को हमें देखना है, दोनों में कंपैरिजन करके भी देखेंगे कि किसमें क्या क्या चीजें होती है। तो देखो, इसको जब हम लेते हैं, जैसे हम लोग एक एग्जांपल से सीधा से एग्जांपल छोटा सा लेते हैं, कौन सा, पालक की सब्जी को हम लोग ले रहे हैं, और उसको, है ना, एक कूटने वाली मशीन में डाल के कूट रहे हैं उसको। तो ये इसको कूटने से पहले ये डालना पड़ेगा हमें ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ में उसको कूटा जाता है। ठीक है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, चूंकि एसिड है तो इस प्लांट के, है ना, जब हम लोग इसको कुटेंगे तो क्या मिलेगा, एसिड में घुलनशील वाला पार्ट मिलेगा। एसिड में कुछ लोग घुल जाएंगे, कुछ लोग एसिड के साथ में घुलेंगे नहीं। तो उसके आधार पर दो प्रकार के यहाँ पर क्या मिलेंगे, हमें चीजें मिलेंगी। जैसे इसको हम क्या कर रहे हैं, कुटने के बाद में छान रहे हैं, तो एसिड घुलनशील पार्ट बनती है, और रिटेंटेड बनती है जो एसिड, है ना। दो चीजें बनती है, एक बनती है फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट, और इसको बोलते हैं रेटिनटेट बोलते हैं। मतलब ये जो रहती है ऊपर वाला, ये सॉलिड, मतलब है ना, लिक्विड पार्ट में नहीं रहेगा, ये वाला क्या रहेगा, एसिड इनसॉल्युबल पार्ट हो जाएगा ये, और दूसरा ये वाला क्या हो जाएगा, एसिड सॉल्युबल पार्ट बन जाएगा। दो प्रकार की चीजें हमें मिलेगी यहाँ से, है ना, दो अंश प्राप्त होते हैं। करने के लिए इसे कपास के बने कपड़े या माध्यम से छान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, कूटने के बाद में, जैसे हम लोग जूस वगैरह बनाते हैं ना, तो जूस बनाते हैं तो क्या करते हैं, छानते हैं छन्नी से। तो छन्नी से छानेंगे तो नीचे चला जाएगा जो लिक्विड वाला पार्ट, वो क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेट। लेकिन जो ऊपर में बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिटनेट बोलते हैं उसको, है ना। मतलब ऊपर वाला करदम, या हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, है ना, हिंदी में करदम बोलते हैं, स्लरी बोलते हैं। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट। तो देखिए इधर, फिल्ट्रेट छानना, एसिड में घुलनशील पूल, इसमें बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आणविक भार 1000 डाल्टन से कम होता है। जबकि रिटेंटेड में क्या होती है, एसिड घुलनशील पार्ट में बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स शामिल होते हैं। ठीक है, मतलब बोले कि दो पार्ट मिल रहा है यहाँ पर एक क्या मिल रहा है, एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, और एक मिल रहा है मैक्रो। मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब क्या है, छोटा। तो ये छोटा वाला मॉलिक्यूल, तो छोटा है तो मतलब क्या, कैसे छोटा बताएंगे, तो इसका जो मॉलिकुलर वेट होगा ना 1000 डाल्टन से क्या होगा, कम होगा। उसको हम लोग बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, माइक्रो, क्योंकि इसकी सूक्ष्म मात्रा में जरूरत होती है कोशिकाओं को या जीवित ऊतकों को बोला जाए तो। ठीक है, जबकि इसमें आणविक भार या मॉलिकुलर वेट इसका क्या रहता है, 1000 डाल्टन से अधिक रहता है। वैसे वाले मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। याद रखना, 1000 डाल्टन से, है ना, कम है तो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ज्यादा है तो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। तो दो प्रकार से हमें यहाँ पर क्या मिलते हैं, अणु मिलते हैं। मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है, अणु। ठीक है, आगे देखिए इसमें अकार्बनिक यौगिकों का विश्लेषण भी करना है हमें। तो देखें, एक जीवित ऊतक, है ना, गीला वजन का वजन करे और पानी को वाष्पित करने के लिए इसे सुखाया जाता है, सूखा वजन। देखो, दो प्रकार से हम लोग वजन कर सकते हैं कोई चीज का। कैसे दो प्रकार से वजन, जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, ये पत्ती है, तो पत्ती जिस टाइम में ग्रीन रहेगी, पत्ती मतलब जिस टाइम में हरा रहेगा वो, यानी कि तुरंत तोड़ के हुए लाए रहेंगे, तो क्या रहेगा उसका वजन, जैसे मान लो 10 मिलीग्राम है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस पत्ती को, है ना, ये क्या है, ताजी पत्ती है, ताजी पत्ती, तो ताजी पत्ती का भार जो है अलग आएगा। और उसके बाद में यदि इसको हम लोग सुखाएंगे, यानी वाष्पित करेंगे उसके पानी को, सूखा करने के बाद मान लो इसका वजन हो गया 7 मिलीग्राम।
तो इस पत्ती का वजन जो है कम हो गया, तो मान के चलो यहाँ पर 3 मिलीग्राम जो वजन लिया था वो किसने लिया था? वाटर ने। तो हमें तो ये पता चल जाएगा ना कि पानी ही वाष्पित होके निकला है, तो पानी का वजन पता चल जाएगा तुरंत ही कि 3 मिलीग्राम पानी था इसमें। बाकी जो बच गए वो क्या है? 7 मिलीग्राम जो बचा है वो क्या? पत्ती के अंग है, मतलब पत्ती जिससे वो बनी है, संगठन वाला चीज होता है। तो हम लोग जान गए कि पत्ती में क्या क्या चीजें होती है। तो इसके लिए हम लोग 2 वजन करते हैं, गीला वजन करते हैं, एक सूखा वजन, एक ड्राई वेट लेते हैं, एक क्या लेते हैं? वेट वेट लेते हैं हम लोग। वेट मतलब गीला। ठीक है। ये सभी कार्बनिक यौगिकों को गैसीय रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प में ऑक्सीकरण करने के लिए पूरी तरीके से जलाया जाता है, या राख बनती है। देखो अब हम क्या करेंगे, इसका राख बनाएंगे, इसको जला देंगे। तो जलाएंगे तो क्या होगा? ये सभी कार्बनिक यौगिकों गैसीय रूप, कार्बनिक यौगिकों को मतलब ये देखो, ये कार्बनिक यौगिक जो रहेंगे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड मान लो है उसके अंदर में, तो उसको गैसियस रूप में हम लोग क्या कर रहे हैं? भेज रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प के रूप में ऑक्सीकरण करने के लिए पूरी तरह से जलाया जाता है। मतलब एक जो बनेगा क्या? वाटर तो निकल जाएंगे, सीधी सीधी बात है। वो जलेगा तो पूरा जल वाष्प के रूप में निकल जाएगा, और जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो उस पत्ती के पास में रहेगा, मतलब कार्बन के जो भी कंस्टिट्यूशन रहेंगे वो भी क्या बन जाएंगे? गैस बन के निकल जाएंगे। बाकी जो बचेगा राख बचेगा। अब इस राख में क्या क्या चीजें होती है उसको भी जानेंगे हम लोग। ठीक है। तो देखिए, राख में अकार्बनिक तत्व है। कौन कौन से अकार्बनिक तत्व है? यहाँ पर देखो, मॉलिक्यूल्स की बात की कर रहे हैं। अब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? तत्वों की बात कर रहे हैं। तो पहला कैल्शियम, दूसरा मैग्नीशियम, तीसरा सोडियम, चौथा क्या है? पोटेशियम। ये मेजर एलिमेंट्स होते हैं, अकार्बनिक तत्व है इन लोग, है ना, क्योंकि कार्बन की मात्रा नहीं है, अपने आप में इंडिविजुअली है, इसलिए इसको हम लोग तत्व बोल रहे हैं। और अकार्बनिक यौगिक, राख में हमें 2 चीजें मिल रही है। क्या? एक अकार्बनिक तत्व मिल रहे हैं, दूसरा क्या मिल रहा है? अकार्बनिक यौगिक भी मिल रहे हैं। तो कौन कौन से? तो सल्फेट, फॉस्फेट, सोडियम क्लोराइड, और चौथा क्या? कैल्शियम कार्बोनेट मिलते हैं। तो इसको डायरेक्टली याद रखना कि राख में पौधे के जब भी हम लोग इसको बर्न करते हैं तो राख जो मिलता है उसमें अकार्बनिक यौगिक कौन कौन से होते हैं करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कौन कौन से ऑर्गेनिक होते हैं? तो जो दिया एनसीईआरटी ने उसके हिसाब से मैंने क्वेश्चन बनाने के चांस रहेंगे। तो देखो, सल्फेट है यहाँ पर SO4-2, PO4 फास्फेट है, सल्फेट, फास्फेट, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट होती है। ये सब यौगिक है। और उसके अलावा यहाँ पर बात करें हम लोग, तो है ना, तत्व कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम। और ज्यादातर इन्हीं यही तत्व जो है ना सबसे ज्यादा मात्रा में ही पाए जाते हैं। और इन लोग, जब हम लोग प्लांट्स में हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ते थे, तो इन लोग जो है ना एसेंशियल एलिमेंट्स में आते थे, मतलब आवश्यक तत्व आते थे। मतलब इन लोग का होना जरूरी ही रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, जैसे मान लो पत्ती है, पत्ती के संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, मतलब पत्ती में क्या रहती है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? मैग्नीशियम। तो ऐसे तत्व जो क्या रहते हैं, उस कोई भी पौधे के जो भाग है उसका हिस्सा होते हैं, वैसे तत्वों को हम लोग आवश्यक तत्व बोलते हैं ना। उसकी कमी को दूसरे तत्वों के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। तो ऐसे तत्व क्या होते हैं? आवश्यक तत्व होते हैं। तो ये अकार्बनिक तत्व जो है राख में जो मिलती है, उसका भी याद रखना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम होते हैं तत्व। ठीक है, ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके अलावा और देखते हैं, निर्जीव और जीवित पदार्थों की तुलना करते हैं हम लोग। मतलब अर्थ क्रस्ट में जो प्रेजेंट है अभी वर्तमान समय में, वो है ना परसेंट वेट ऑफ, और ह्यूमन बॉडी के अंदर में परसेंट है ना होती है, उसको हम लोग कंपेरिजन करते हैं यहाँ पर। देखो, इतने सारे एलिमेंट्स हैं, उसके अलावा और भी एलिमेंट्स रहते हैं, लेकिन मेजर एलिमेंट्स इन लोग रहते हैं। ठीक। उसमें देखिए, हाइड्रोजन 0.14% है, जबकि यहाँ पर क्या है? 0.5%। तो बताओ, हाइड्रोजन की मात्रा ह्यूमन बॉडी में अर्थ क्रस्ट की तुलना में ज्यादा है कि कम है? तो ज्यादा होती है। हाइड्रोजन की मात्रा क्या होती है? अर्थ क्रस्ट की तुलना में ह्यूमन बॉडी में ज्यादा होती है। कार्बन की भी मात्रा, तो कार्बन की भी मात्रा क्या है ह्यूमन बॉडी के अंदर में? अर्थ क्रस्ट की तुलना में 18.5% होती है। अब फिर इसको बोलोगे तो ह्यूमन बॉडी एक, चलो ह्यूमन बॉडी ये है, और पूरा अर्थ क्रस्ट इतना बड़ा, अर्थ इतना बड़ा है, तो फिर भी ह्यूमन बॉडी के अंदर सरफेस एरिया के हिसाब से बात हो रहा है यहाँ पर, उसका एरिया बहुत बड़ा है, किसका? अर्थ का। उस बड़े एरिया के कंपैरिजन में जो कार्बन की मात्रा है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में रहती है वो कम है। लेकिन ह्यूमन बॉडी में एक फिक्स्ड एरिया है इसका, तो फिक्स्ड एरिया के हिसाब से इसमें जो कार्बन की मात्रा है वो तो ज्यादा ही है ना। इसीलिए यहाँ पर 0.03% से है, और यहाँ पर कितना है? 18.5% होती है। ऑक्सीजन की मात्रा भी क्या है ह्यूमन बॉडी में? ज्यादा है। और नाइट्रोजन की मात्रा भी ज्यादा है। यहाँ पर सल्फर की मात्रा क्या है?
इसकी मात्रा भी ज़्यादा है, लेकिन सोडियम की मात्रा कम है। ठीक है, सोडियम की मात्रा अर्थ क्रस्ट में क्या है, ज़्यादा। कैल्शियम की मात्रा क्या है, यहाँ पर ये भी ज़्यादा है। मैग्नीशियम की मात्रा भी ये भी ज़्यादा है। और सिलिकॉन की मात्रा भी यहाँ पर किसमें ज़्यादा है, अर्थ क्रस्ट में। तो कुल मिलाकर बोला जाए तो ये चार लोग जो हैं, कौन कौन से कोन, कोन मतलब CHON, ये कोन जो है कोन, ये कोन क्या है, ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा है। ह्यूमन बॉडी में क्या है, ज़्यादा है। किसके कंपैरिजन में, अर्थ क्रस्ट के कंपैरिजन में, अर्थ क्रस्ट मतलब भूपर्पटी की तुलना में, है ना। तो ये बात हमें याद रखना है। ठीक है, तो देखो ये तो हम लोग जान गए कि अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी में जब हम कंपैरिजन किए तो ये जो कोन होती है ना, कोन CHON, कोन, तो कोन की मात्रा क्या रहती है ह्यूमन बॉडी में ज्यादा। लेकिन इसमें से भी ह्यूमन बॉडी में कौन से एलिमेंट्स की मात्रा सबसे ज्यादा होती है पूछेंगे, तो वो वाला सीक्वेंस हमें याद होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है भाई यहाँ पर, है ना। तो देखो सबसे ज्यादा मात्रा में, सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन है। कितना परसेंट, 65% है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। फिर उसके बाद में कौन है, कार्बन, ये वाला कार्बन है ना, 18.5% है। उसके बाद यहाँ से देखिए तो फिर ये कौन है, नाइट्रोजन। फिर इसके बाद में कौन है, नाइट्रोजन है 3.3%। और उसके बाद क्या कौन है, कैल्शियम है ना, कैल्शियम कितना परसेंट, 1.5%। उसके बाद में कौन है, 0.5%, ये हाइड्रोजन है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में 0.3%, है ना, कौन है ये 0.3%, नाइट्रोजन है, नहीं ये तो नहीं, सल्फर। इसके बाद में क्या है, सल्फर। तो ऐसे हम लोग ना क्या कर सकते हैं, जो डिसेंडिंग ऑर्डर है उसको बना सकते हैं। और ये आया हुआ है ये ना कि क्वेश्चन, कि किसकी मात्रा ज्यादा रहती है, परसेंटेज वगैरह क्या होती है, तो जानना है। सबसे ज्यादा परसेंटेज, तो देखो सबसे ज्यादा परसेंटेज से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सबसे कम परसेंटेज से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके अलावा करेक्ट सीक्वेंस से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो है ना, ऐसे याद रखना, OCNCA से याद रखना, कुछ जो रहेगा याद रहेगा, उसके हिसाब से बाकी बन जाएंगे। तो कुल मिलाकर मेरे ख्याल से तो ह्यूमन बॉडी का जो डाटा है ना, उसको हमें याद रखना चाहिए कि ये जो कोन रहती है उसकी मात्रा तो ज्यादा ही है। तो कोन में भी हम लोग डिसाइड करें कि कोन के में तो सबसे ज्यादा इसमें कौन है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन है कि नहीं है, दूसरा कार्बन होती है। और उसके अलावा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में तुलना करेंगे तो नाइट्रोजन ये है ना, नाइट्रोजन ये और हाइड्रोजन ये, तो इसमें क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन, उसके बाद में क्या, हाइड्रोजन। तो कोन में भी इसमें बात करेंगे तो ऐसे आ जाएगा इसका सीक्वेंस। तो हमें याद रखना कि इसका सीक्वेंस क्या है। बाकी देखो चार जो लोग हैं, जो है ह्यूमन बॉडी में ज्यादा है, ये चार क्या है, कम है। तो ऐसे याद रखना। ठीक है, आगे देखें, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे। माइक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो का मतलब होता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट है ना क्या होगा, 1000 डाल्टन से कम होगा, DA से कम, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। तो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कौन कौन लोग आते हैं देखते हैं। देखो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कौन लोग आते हैं, तो इसमें आएंगे सबसे पहला अमीनो एसिड, दूसरा आएंगे लिपिड, तीसरा आएंगे शर्करा, और चौथा क्या आएंगे, नाइट्रोजन बेस, है ना। मतलब नाइट्रोजन बेस जो होती है, ये चारों क्या होती है, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो अभी जस्ट पढ़े हम लोग कि जैसे हम लोग कोई चीज को, पदार्थ को कूटते हैं तो क्या मिलता है हमें, दो पार्ट मिलता है, एक एसिड सोलुबल मिलता है और दूसरा कौन सा, एसिड इनसोलुबल। तो एसिड सोलुबल यानी कि एसिड घुलनशील वाले भाग में पाए जाने वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे या जितने भी अणु होंगे उसको हम लोग बोलेंगे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, है ना। बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स या बायो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, का आणविक भार 18 से लेकर 800 डाल्टन तक होता है। ठीक है, ये बात भी याद रखना कि बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स का वेट क्या, कितना से कितना तक के, 18 से लेकर 800 डाल्टन तक होता है। तो इसके बीच में कभी कोई भी और भी डाटा दे सकते हैं, जैसे 700 दे सकते हैं, 650 दे सकते हैं, तो वो भी सही है, क्योंकि 18 और 800 के बीच में होना चाहिए। वही सब किसमें आएंगे, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत आएंगे। तो एसिड घुलनशील भाग में साइटोप्लाज्मिक संरचना का प्रतिनिधित्व करता है। सीधी सी बात है, इन लोग कहाँ पर रहेंगे, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं और साइटोप्लाज्म में इस अपना अमाउंट को शो करते हैं। तो यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म के घटक होते हैं कौन, यही बायो माइक्रोमोलिक्यूल जो होते हैं। तो कौन कौन से, अमीनो एसिड, लिपिड, शर्करा, है ना, शुगर और नाइट्रोजन बेस जो होती है वही। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे कि निम्न में से कौन बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है, पूछेंगे तो ये चारों है ना, चार के अलावा दूसरे रहेंगे वो नहीं है। जैसे मान लो पॉलीसेकेराइड दे सकते हैं, प्रोटीन दे सकते हैं, प्रोटीन बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है, उन लोग मैक्रो में आते हैं। मैक्रो मतलब बड़ा,
उन लोग बड़ा संरचना बनाते हैं, इन लोग छोटे संरचना बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से, अब देखिए यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर इन चारों चीजों को हम पहले पढ़ेंगे बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में। सबसे पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर जो रहती है कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। देख सकते हैं हम लोग कार्बन, और यहाँ पर कौन कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं। ये जो कार्बन है, ये कार्बन, ये कायरल कार्बन हो रही है। देखो कैसे, यहाँ पर देखो पहले बात तो ये क्वेश्चन पूछेंगे कि अमीनो एसिड में ग्रुप कौन से हैं, ग्रुप पूछेंगे। तो पहले बात तो यहाँ पर एमाइन ग्रुप है, और दूसरा कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होती है। तो दो ग्रुप है पहले बात तो ये क्वेश्चन तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि ग्रुप क्या होती है। तो अमीनो एसिड में ग्रुप कौन कौन से हैं, एमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये दोनों ग्रुप हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर NH2 जो है ना, किधर की ओर में है, और यहीं से हम लोग इस संरचना से ही पता कर लेते हैं ये किधर की ओर है। तो ये लेफ्ट साइड है ना, ये कौन से साइड में है, लेफ्ट साइड में होती है। कौन से, एमाइन ग्रुप, जबकि ये वाली कौन से साइड में है, राइट साइड, राइट साइड में है ये, ठीक है। अब देखें इस कार्बन से, इस वाले कार्बन से क्या क्या जुड़े हैं, एक हाइड्रोजन जुड़ा है, एक क्या जुड़ा है, वेरिएबल साइड चेन जुड़े हुए हैं, मतलब आर एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। आर आर चेंज होते रहते हैं, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन ये सब चीज में चेंज होती है आर। तो उसके हिसाब से वेरिएबल साइड चेन लगी हुई रहती है इस कार्बन से। तो इस कार्बन से देखो यहाँ पर कौन सा ग्रुप जुड़ा है, एमाइन ग्रुप, इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इधर हाइड्रोजन, इधर आर है। तो ऐसे कार्बन जिससे अलग अलग ग्रुप जुड़ते हैं उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं हम लोग। याद रखना, कायरल कार्बन भी होती है, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन वो कार्बन है जिससे ग्रुप जुड़ी हुई रहती है, जिस कार्बन से ग्रुप जुड़ती है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। और यदि अलग अलग जुड़ती है तो उसको कायरल कार्बन बोलते हैं। तो दो अलग अलग चीजें यहाँ पर, अल्फा कार्बन और कायरल कार्बन। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होते हैं जैसे, अल्फा हाइड्रोजन है, सॉरी, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, एक है। देखो यहाँ पर CH3 यहाँ पर जुड़ा है ना एक हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा कार्बन से जो जुड़ी हुई रहती है वो अल्फा हाइड्रोजन होती है। एक अल्फा हाइड्रोजन है, एक अल्फा कार्बन है यहाँ पर, ठीक है। तो बात हमें याद रखना, स्ट्रक्चर तो हमेशा याद होना चाहिए अमीनो एसिड का, इसको भूलना ही नहीं है। एमाइन ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप को जोड़ना है, हाइड्रोजन और क्या है यहाँ पर आर। ये जब तक याद नहीं रहेगा ना तब तक इसके आगे जो भी हम पढ़ेंगे, जैसे उसके ग्लाइसिन और वैलिन, ये सेरिन वगैरह, तो इन सब के बारे में हम नहीं जान पाएंगे। तो उसको याद रखना बहुत जरूरी है ना। वो ऐसे दिखाई भी देती है, तो उस टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई देती है, तो याद रखना, ठीक है। ये वाला कार्बन कार्बन है, कायरल कार्बन वाला, ये मतलब अल्फा कार्बन वाला, इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़े हुए है, मतलब यहाँ पर फिर से कार्बन है, ऐसे याद रखना, ठीक है। देखें माइक्रोमोलिक्यूल्स में है ना, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में अमीनो एसिड वे एक अमीनो समूह NH2 ग्रुप, और दूसरा है ना कौन सा ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होती है, हाइड्रोजन और एक चर समूह मतलब आर, मतलब वेरिएबल ग्रुप को बोल रहे हैं, बने यौगिक होते हैं। NH2 और COCOH एक ही कार्बन परमाणु अल्फा कार्बन से जुड़े होते हैं, तो उन्हें अल्फा अमीनो एसिड कहा जाता है। देखो अल्फा अमीनो एसिड बोलते हैं, है ना, क्यों, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक जो है ना, ये वाली कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमिनो ग्रुप, ये दोनों एक ही कार्बन से जुड़े हैं, इसलिए इस अमीनो एसिड का नाम क्या है, अल्फा अमीनो एसिड है ये, ठीक है। वे मीथेन से प्रतिस्थापित होते हैं। मीथेन से प्रतिस्थापित मतलब यहाँ पर आर को चेंज कर देंगे, मेथेन आ जाएगा, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ये मेथेन का ही ना प्रतिस्थापित रूप है। मतलब CH4 को हम लोग क्या कर दिए हैं, डिवाइड कर दिए हैं। मतलब CH4 में कार्बन यहाँ पर ये है, ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे जुड़ी हुई है, इसको है ना क्या कर दिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे होते हैं ना, जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, हटा देते हैं यहाँ से ग्रुप से। जब इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रुप आ जाएगा इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए, तो देखो इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी ज्यादा रहती है, तुरंत इसको हटा देंगे और क्या करेंगे, यहाँ पर अपना ज्वाइन कर लेते हैं, यहाँ पर भी अपना ज्वाइन कर लिए, इसको भी रिमूव कर दिए, तो इसकी जगह में क्या आ गया, आर आ गया, इसकी जगह में क्या आ गया, COOH आ गया, इसकी जगह में क्या आ गया, NH2 आ गया। तो कुल मिलाकर बोला जाए कि इन लोग क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट कर देते हैं, प्रतिस्थापित मेथेन होते हैं, प्रतिस्थापित मेथेन, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ते भी हैं, दो टाइप के रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं हम लोग केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चूंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा भी होती है कौन, बायोमोलिक्यूल जो होती है ना, तो वो भी जानते हैं। तो देखें, और अमीनो एसिड में आर ग्लाइसिन में H को प्रतिस्थापित कर देती है, और आर एलिनिन में CH3, आर जो है ना ग्लाइसिन में H करती है इसको, आर को, एलिनिन में CH3 और सेरिन में क्या होती है CH2OH। ये बात हमें याद रखना। देखो ये क्या है, अल्फा कार्बन है, ठीक है, अल्फा कार्बन होती है ये, अल्फा
सब जगह में अल्फा कार्बन है। इस जगह में क्या था, आर था, लेकिन ये आर को हटा के क्या आ गया, एच आ गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ग्लाइसिन जी बोलेंगे। और जब यहाँ पर आर बराबर क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएंगे, है ना। यहाँ पर आर बराबर क्या आया था, एच आया था, यहाँ पर आर बराबर CH3, तो इसको हम लोग बोलेंगे एलेनिन बोलेंगे। और यदि आर बराबर क्या आ गया, CH2OH आ गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला आ गया आर बराबर, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, सेरिन बोलेंगे। तो GAS से याद रखना है इसको, GAS, गैस से याद रखना, GAS में H और इधर क्या है CH3 और इधर क्या है CH2OH है। तो ये है, बस इतने ही बस याद रखना है हमें। ठीक है क्या, कि देखो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर तो हम जान गए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अमीनो ग्रुप होती है करके। यहाँ पर आर जो है ना चेंजेस हो रही हैं, और आर के चेंजेस होने की वजह से, आर के चेंजेस होने की वजह से क्या हो रही है, ये जो है इसका नाम, अमीनो एसिड का जो नाम है चेंज होते जा रहा है। तो पहले क्या है ग्लाइसिन, एलेनिन, और तीसरा क्या है सीरिन। तो GAS से याद रखना, H CH3 CH2OH, वैसे भी ऑप्शन देख के हम बता ही सकते हैं। H और CH3 को तो जानते ही है, CH2OH वगैरह जो है ना, थोड़ा सा कठिन है इन दोनों के कंपैरिजन में, लेकिन 1 2 3 4 है ना, चार देखो, इसमें एक है, इसमें चार है, इसमें 1 2 3 4 5, तो तीसरा नंबर में जो आएगा उसमें 5 है, 3 और 1 5, ये तीसरा नंबर, पहले नंबर में एक ही है, दूसरे नंबर में कितने हैं, 4 है। ऐसे भी याद कर सकते हैं, है ना, मतलब इसमें जो तत्व की जो संख्या है उसको बता रहा हूँ मैं। तो ये पहला दूसरा तीसरा, तीसरे नंबर में कौन आ रहा है, 5 आ रहे हैं। तो 1 4 5 ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग। तो कुल मिलाकर GAS से याद रखना है इसको, ग्लाइसिन, एलिनिन और क्या है सेरिन अमीनो अम्ल होते हैं। ठीक है, उसके अलावा आगे देखें, और प्रोटीन संश्लेषण में 20 प्रकार के अमीनो एसिड का उपयोग किया जाता है। हम जानते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जब पढ़े रहते हैं हम लोग कि 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड रहते हैं, उसके लिए कोडॉन्स होती है 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 64 कोडॉन जो रहते हैं कोड करते हैं, ये बात हम लोग जानते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में उसमें से 60 कोडॉन जो रहती है कोड करती है, बाकी जो 3 कोडॉन रहते हैं, है ना, वो 3 कोडॉन स्टॉप कोडॉन हो जाते हैं, उसका एंटीसेंस वगैरह नहीं रहता है, इसीलिए उन लोग नहीं करते। बाकी एक जो रहती है स्टार्टर कोडॉन रहती है, वो कभी कभी क्या करते हैं कि 1 से 2 अमीनो एसिड को कोड करती है। तो कुल मिलाकर 60 कोडॉन जो रहते हैं कोड करते हैं किसको, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल को। तो देखिए यहाँ पर 20 प्रकार के अमीनो अम्ल जो रहती है उसमें देखें अमीनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं, उसका नेचर क्या है, उसके हिसाब से यहाँ पर बात करें तो देखें अमीनो एसिड 3 प्रकार के होते हैं, उसकी प्रकृति के आधार पर या बोल सकते उसके नेचर के आधार पर 3 प्रकार के एसिड हैं। तो पहला एसिड जो है कौन सा है, तो इसको ऐसे इस यहाँ पर पहले ट्रिक लिखते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे, तो है ना, लिखेंगे AgBlNV से याद कर सकते हैं, AgBlNV से याद करेंगे हम लोग। मतलब क्या है यहाँ पर, AgBlNV का मतलब क्या है, तो Ag का ए का मतलब है यहाँ पर एसिड, ए का मतलब क्या है एसिड, बी का मतलब क्या है बेसिक, और सी और यहाँ पर एन का मतलब क्या है न्यूट्रल। भाई अमीनो अम्ल में ग्रुप के हिसाब से उसका कैटेगरी, मतलब उसके हिसाब से उसका नेचर होगा, ग्रुप के हिसाब से। अमीनो ग्रुप ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, अमीनो ग्रुप कम है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा है तो एसिडिक हो जाएगा, और दोनों बराबर है तो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो तीन ही कहानी है इसकी, क्या कि Ag और यहाँ पर Bl और Nv से ही याद रखेंगे इसको, और एकदम अच्छा है ना, आसान है ये ऐसे। तो देखिए यहाँ से और भी जानते हैं हम लोग कैसे आसान है। तो जब, है ना, जब ये एसिडिक होगा, कौन एसिडिक होगा, एसिडिक अमीनो अम्ल होंगे। तो एसिडिक कब होंगे, तो जब, देखो हम जानते हैं कार्बन यहाँ पर क्या है हमारे पास में COOH ग्रुप है, इधर क्या है हाइड्रोजन, इधर क्या है एल्काइल ग्रुप, और इधर क्या है अमीनो ग्रुप, यही है NH2। ये तो जब एसिडिक होगा तो COOH की मात्रा NH2 से ज्यादा होगी, तभी वो क्या होगा एसिडिक। क्योंकि हम जानते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, ये जो बोलते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ GTH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस M इफेक्ट प्लस I इफेक्ट प्लस H इफेक्ट, है ना, सॉरी माइनस, माइनस M इफेक्ट माइनस H इफेक्ट माइनस I इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस M, है ना, और क्या है प्लस H, और क्या है प्लस I इफेक्ट होती है। ठीक है, और इसमें भी सीक्वेंस रहता है ना, ऐसे माइनस के बाद में माइनस आई रहता है, माइनस एच रहते हैं, यहाँ पर प्लस एम प्लस आई और क्या है प्लस एच। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है, मतलब अम्लीय सामर्थ्य किसी चीज की होती है,
तो ये मॉलिक्यूल्स में एसिडिक स्ट्रेंथ यदि ज्यादा है तो उसमें प्लस इफेक्ट माइनस इफेक्ट वाले लोग क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तभी वो क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो यहाँ पर जो ये COOH ग्रुप है ना, ये क्या होती है, -I -M इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस, ये दोनों शो करती है। तो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को खींचती है। तो इलेक्ट्रॉन को जब खींचती है तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो रहती है बढ़ जाती है। तो जिसमें भी COOH की मात्रा ज्यादा होगी वो क्या हो जाएंगे, एसिडिक हो जाते हैं। और जस्ट रिवर्स इसका क्या हो जाता है, दूसरा वाला। कैसे रिवर्स, तो देखिए दूसरा वाला कैसे होती है। तो बेसिक की बात करते हैं ना, बेसिक 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 का मतलब क्षारी। तो क्षारी कब होगा, जब NH2 की मात्रा क्या होगी, COOH से ज्यादा होगी, तब वो क्षारी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, जबकि इन लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इन लोग कौन लोग, ये जो COOH वाली है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अमीनो एसिड, इसीलिए ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है। तो डोनेट करेगी तो पॉजिटिव शो करती है इन लोग, तो बेसिक वाले लोग पॉजिटिव है, जबकि एसिडिक वाले लोग क्या हो जाते हैं, निगेटिव रहते हैं इन लोग। तो निगेटिव ग्रुप वाले, जितना ज्यादा निगेटिव ग्रुप जुड़ा रहेगा उतना ज्यादा वो क्या जाएगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बेसिक वाले में भी है ना वैसे ही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ से हर साल क्वेश्चन आता है, एक लाइन हमारा याद रहेगा तो उसी से बन जाएगा। बेसिक में जस्ट रिवर्स है, कैसे, तो बेसिक स्ट्रेंथ की जब भी बात करते हैं हम लोग, बेसिक स्ट्रेंथ मतलब क्षारीय सामर्थ्य की ऑर्गेनिक में, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है +M +I और +H के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है -M -I और -H के होता है। तो ये भी जानना है हमें, केमिस्ट्री का है ये। तो एसिड और बेसिक हमें समझ आना चाहिए कि वो क्यों ज्यादा है और क्यों बेसिक बोला गया और क्यों एसिडिक बोला गया है, ये भी हमें जानना रहता है, ठीक है। तो AgBl से जानते हैं, Ag मतलब क्या, एसिडिक होता है कौन सा, ग्लूटामिक एसिड। अम्लीय होता है कौन सा, ग्लूटामिक एसिड। यहाँ पर ग्लाइसिन नहीं है ना, ये बात याद रखना, वहां पर GAS वाले लोग अलग है, इधर वाले लोग अलग है। Ag मतलब ग्लूटामिक एसिड, और क्या है Bl है ना, ये क्या है Ag, और इधर क्या है Bl मतलब बेसिक होती है कौन, लाइसिन। तो एक बार नीट इसको पूछा था, एक बार बायो से पूछा था इसको, एक बार केमिस्ट्री से पूछा था। तो दोनों सब्जेक्ट से पूछे थे, एक ही साल में दोनों क्वेश्चन को पूछे थे। सेम क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी आया था, सेम क्वेश्चन बायो में भी आया था, यही वाला क्वेश्चन लाइसिन वाला देखना, नीट 2017 वाला को देखना, है ना, वहीं पर आया था ये। उसके अलावा उदासीन मतलब न्यूट्रल, तो न्यूट्रल होते हैं कौन, वेलिन। तो NV सर से याद कर लेना इसको, ठीक है, NV वेलिन न्यूट्रल। न्यूट्रल तो इसमें क्या होता होगा बताओ, NH2 जो है COOH के समान होता होगा, बराबर, तभी तो न्यूट्रल होगा। एक ज्यादा है और एक कम है, तो क्या हो जाएगा, जो ज्यादा रहेगा उसके हिसाब से नेचर आएंगे। और लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों क्या है, बराबर, तो उसके हिसाब से न्यूट्रल हो जाती है। तो ये बात हमें जानना है, ठीक है। तो एसिड और है ना, एसिडिक और बेसिक की भी कहानी खत्म। AR वाले क्वेश्चन देंगे कि ग्लूटामिक एसिड एसिडिक होती है क्यों, रीजन में लिखे रहेंगे, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप की मात्रा NH2 ग्रुप से ज्यादा होती है, कम होती है, बराबर होती है, ये सब लिखेंगे, ठीक है। तो हमें याद रखना COOH ग्रुप विड्रॉइंग ग्रुप है, विड्रॉइंग मतलब -I इफेक्ट शो करते हैं, -M इफेक्ट शो, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ उसका ज्यादा हो जाता है, इसलिए एसिडिक हो जाते हैं अमीनो एसिड। तो 3 नेचर होते हैं अमीनो एसिड के, याद रखना, ठीक है। उसके अलावा कुछ अमीनो एसिड एरोमेटिक होते हैं, जैसे टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन और ट्रिप्टोफैन, है ना। कौन कौन से एरोमेटिक होते हैं, तो एरोमेटिक को भी याद रखना, एरोमेटिक तो कौन कौन से हैं, टायरोसिन है, और कौन सा है, फिनाइल एलेनिन है, और कौन सा है, ट्रिप्टोफैन। तो TPAT से याद कर सकते हैं, TTPA से याद कर सकते हैं, PATT से याद कर सकते हैं, कुछ भी से, है ना। कौन कौन से, PA का मतलब फिनाइल एलेनिन है ना, दो नाम है इसके, TPT से याद कर सकते हैं, TTE से याद कर सकते हैं। ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, और कौन सा, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन और फिनाइल एलेनिन, और क्या है, ट्रिप्टोफैन, ये तीनों क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। तो देखो 3 एग्जांपल दिया है कि निम्न में से कौन एरोमेटिक नहीं है वाले क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। ऐसे जगह जहां पर 3 एग्जांपल मिलते हैं उस जगह को तो कैसे भी करके याद करना ही करना है, क्योंकि ऑप्शन बनाने के में उनको इजी लगता है कई बार, ठीक है। तो कौन कौन से, TTP से याद रख लेना, ट्रिप्टोफैन, और क्या है, टायरोसिन, और क्या है, फिनाइल एल्निन, अमीनो एसिड होते हैं, इनके द्वारा ये क्या होती है, एरोमेटिक होती है, ठीक है। इसके आगे और देखें, अमीनो एसिड को भी निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है। उसमें भी अमीनो एसिड 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आवश्यक, दूसरा होता है गैर आवश्यक। आवश्यक का मतलब होता है ये शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं होते तभी तो आवश्यक है,
यहाँ पर उल्टा है कहानी। कैसे? ह्यूमन बॉडी के अनुसार हम लोग सोचेंगे। कैसे ह्यूमन बॉडी के अनुसार? भाई देखो, हमारा बॉडी जिस अमीनो एसिड को संश्लेषित कर लेगा, बना लेगा, उसको बाहर से लेने की जरूरत पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। और जिसको नहीं बना पाएगा उसको उसको लेना पड़ेगा हमें। तो शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किया जाता उसी को तो हम लोग लेंगे। तो आवश्यक अमीनो एसिड है ये। तो शरीर इसको संश्लेषित नहीं करता, तो यही क्या हो जाता है, एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं और आहार के माध्यम से आपूर्ति की जाती है, खाने द्वारा इसको लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से? तो लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और क्या है, ट्रिप्टोफैन। तो 4 एग्जाम्पल दिया है, तो चारों को याद रखना, LLIL से याद रख लेना। ठीक है, लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और ट्रिप्टोफैन कुछ एग्जाम्पल दिए। नॉन एसेंशियल, गैर आवश्यक अमीनो अम्ल। गैर क्यों है? क्योंकि हमारा शरीर इसको बना रहा है। हमारा शरीर इसको क्या कर रहा है, बना रहा है। तो हमारे शरीर द्वारा संश्लेषित किया जा सकता है, जैसे कि कौन सा, ग्लाइसिन, एलेनिन, सेरिन और क्या है, आर्जिनिन इसको बनाता है। तो जी गैस तो वही याद रख लेना, ग्लाइसिन, एलेनिन, सेरिन वही गैस वाली है ना। और ये क्या है, आर्जिनिन, बस याद रखना। ये क्या होती है, गैर आवश्यक होती है, नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल क्या होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं। जबकि इन लोग क्या है, एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। कौन? ये वाले लोग। ठीक है, तो इसको हमें खाने से लेना पड़ेगा। देखो इधर खाने का, इधर हमारा सेल खुद बना रही है इसको। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना, है ना। तो कैसे बना रही है, ये भी कैसे बनाते हैं, तो इन लोग ऐसे बनाते हैं, पहले डीएनए से इन लोग आरएनए बनाते हैं, आरएनए से ही फिर प्रोटीन बनती है ना। आरएनए से ऐसे प्रोटीन बनते हैं, तो इस प्रकार से उन लोग बनाते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। इसके आगे देखें। और अमीनो एसिड में NH2 और COH में आयनकारी प्रकृति होती है। तो अमीनो एसिड की संरचना विभिन्न पीएच के अनुसार बदल सकती है ना, बदल जाती है। यदि दोनों NH2 और COH आयनित होते हैं तो इसे ज्यूटर आयन कहा जाता है। देखो, इसके अंदर प्रोबेबिलिटी रहती है क्या, चूंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इसकी खास बात होती है कि इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन को जब लेंगे तो इसके अंदर माइनस चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएंगे। तो जाहिर सी बात है ना। हम तो यहाँ पर पढ़े भी क्या, कि यहाँ पर क्या होती है, NH2 के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकती है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकती है, डोनेट। तो इसकी वजह से एक बात बताओ मुझे, जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है कहीं से, तो क्या चार्ज आ जाते हैं उसके ऊपर में, तो चार्ज आ जाती है, पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। तो NH2 के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, जबकि COH क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले लोग हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना हम लोग, ऐसे रहती है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, इधर कार्बन के पास में हाइड्रोजन है, तो ये क्या करती है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन खींचने की कोशिश करता है, तो माइनस पार्सली पार्सली निगेटिव चार्ज आ जाते हैं। और ये जो रहती है ये इधर खींच रही, कभी कभी डबल बॉन्ड इधर बनते हैं तो ये इधर खींचती है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को निकालने वाले लोग हैं। बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होती है, यहाँ पर ऐसे बॉन्ड बने हुए रहते हैं इलेक्ट्रॉन का, है ना, ये साझा करके बनाए हुए रहते हैं बॉन्ड को, तो लेने की कोशिश करते हैं, तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, तो बताओ इसके पास में क्या आ जाएगा, इसके पास में निगेटिव चार्ज आ जाएंगे, CW माइनस हो जाएंगे, या हो जाएगा COH माइनस, ऐसे भी हो जाएंगे। लेकिन ये न्यूट्रल कर देता है किसके साथ में, प्रोटॉन के साथ में मिलकर, तो ऐसे हो जाएंगे ये। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ से। ये देखो CHR ग्रुप है यहाँ पर, ये है प्लस H यहाँ पर, है ना, क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है NH2 के पास में। यहाँ पर क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, माइनस H, एक हाइड्रोजन निकला हुआ है। तो हाइड्रोजन निकला तो उसको हम लोग माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन को, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर छोड़ के गया है, तो यहाँ से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो देखना, ऐसे वाले रहेंगे तब और ऐसे वाले रहेंगे तब, ये दोनों आयनकारी प्रकृति की होती है। और जब एक ही में दोनों रहेंगे, मतलब NH2 भी रहेगा एक साथ और COH माइनस भी रहेगा, तो उसको हम लोग ज्यूटर आयन बोलते हैं। तो NH2 और C वो दोनों आयनकारी प्रकृति के होते हैं और ज्यूटर आयन बनाते हैं। तो दोनों एक साथ, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एक साथ है यदि है, तो वही ज्यूटर आयन है। सीधी सी बात है, याद रखना। ज्यूटर आयन का मतलब होता है ये दोनों ग्रुप, मतलब दोनों प्लस एंड माइनस चार्ज एक साथ होना चाहिए। ठीक है, तो ज्यूटर आयन है। हालांकि वैसे ज्यादा देर तक पॉसिबल नहीं रहता, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव है, दोनों अट्रैक्शन होता है उनके बीच में। ठीक है, अट्रैक्शन होके फिर से न्यूट्रल बना देते हैं। ठीक है, तो ये बात भी हमें याद रखना। पहला हो गया क्या, अमीनो एसिड के बारे में हम लोग जान गए। दूसरा हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में, लिपिड्स के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, पानी में क्या होते हैं, लिपिड्स अघुलनशील होता है। जाहिर सी बात है भाई, घी वगैरह को देख लो, तेल को देख लो, पानी में डालते हैं तो कहाँ घुलते हैं, ऊपर में ही रह जाते हैं। तो लिपिड यही है।
तो लिपिड मतलब क्या है, तेल या फैट होती है। पानी में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कम होती है, तो इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बन और क्या है, हाइड्रोजन है। तो कार्बन है ना सबसे ज्यादा, फिर हाइड्रोजन, फिर उसके बाद में ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बने रहते हैं फैट या लिपिड। ठीक है, देखिए सिंपल लिपिड्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। सिंपल लिपिड्स क्या है, तो ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड और एल्कोहल से बने हुए रहते हैं। ग्लिसरॉल देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें सरल लिपिड में ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड है और क्या है, एल्कोहल, इसी से मिलकर बनी हुई रहती है। फैटी एसिड एक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला आर समूह के साथ लिपिड होते हैं जो COOH समूह में समाप्त होते हैं, यानी कि RCOOH एल्डिहाइड ग्रुप बनाते हैं। देखो RCHO बना रहे हैं। उदाहरण के लिए पामिटिक एसिड में 16 कार्बन CH3 से चालू हुआ है, CH2 14 है और COOH या C15H31 COOH होते हैं। ठीक है, C15 ये तो हो गया है ना 14 या 15, C15 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको ना, याद रखना ऐसे भी लिखेंगे। एनसीईआरटी वालों ने ऐसे लिखा CH3 CH2 में ब्रैकेट करके 14 और इसके बाद COOH, तो C15H31 COOH होते हैं और एराकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन होते हैं, ये बोले हैं। ठीक है, पामिटिक एसिड, कार्बन की संख्या बताओ, पामिटिक एसिड में कार्बन की संख्या कितनी है, 16। एरिकिडोनिक एसिड में कार्बन की संख्या कितनी होती है, 12। कार्बन की संख्या कितनी है, 20। कितनी होती है, 20। तो एरिकिडोनिक एसिड और ये क्या है, पामिटिक एसिड। फैटी एसिड होते हैं इन लोग। अब फैटी एसिड में भी पामिटिक एसिड अलग से स्पेसिफिकेशन किया गया है, तो इसमें कार्बन और रेशियो बताना रहता है। तो कार्बन की संख्या यहाँ पर कितनी है, 16 है यहाँ पर, जबकि इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 20। 16 कैसे हुआ, तो ये 16 कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बन को मिलाकर हुआ है। देखो यहाँ पर 15 C15 है और एक कार्बन यहाँ का है, तो कार्बोक्सिलिक, ये बात भी लिखा है एनसीईआरटी ने कि कार्बोक्सिलिक कार्बन सहित लिखा है, कार्बोक्सिलिक कार्बन सहित। इसमें पामिटिक एसिड में कार्बन की संख्या कितनी होती है, 16 होती है, और इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन के समेत कितना कितना होता है, ये 20 कार्बन होते हैं। ये बात हमें जानना है। ठीक है, सिंपल लिपिड है ना, तीन चीजों से मिलकर बनी रहती है, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड एल्कोहल से मिलकर बनी हुई रहती है। सब ग्रुप रहते हैं इसमें, है ना, तीनों ग्रुप रहती है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एल्कोहलिक ग्रुप है ना, और ग्लिसरॉल वाला मॉलिक्यूल सभी पढ़ेंगे भी, है ना, देखेंगे ग्लिसरॉल कैसे दिखाई देती है। ठीक है, फैटी एसिड के प्रकार जानते हैं, दो प्रकार के फैटी एसिड होते हैं, संतृप्त फैटी एसिड और दूसरा असंतृप्त। ठीक है, उनके पास में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में कोई दोहरा या तिगुना बंध नहीं होता, जैसे पामिटिक एसिड में, स्टेरिक एसिड में होती है। तो ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट है। संतृप्त मतलब सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड का मतलब होता है उसका कार्बन, उसका बॉन्ड जो रहता है सेटिस्फाइड रहता है। और हम जानते हैं सेचुरेशन किसमें होती है, एल्केन वाले में होती है, एल्केन। क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, ना डबल बॉन्ड होते नहीं ट्रिपल बॉन्ड होता। जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाली बात है ना, किसमें आती है, अनसेचुरेटेड वाले में आती है, अनसेचुरेटेड। तो इन लोग क्या किए हुए रहते हैं, कॉम्प्रोमाइज किए हुए रहते हैं अपने बॉन्ड बनाने के लिए। देखो कार्बन कार्बन के पास में डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के पास में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इन लोग अनसेचुरेटेड है, खुश नहीं है इन लोग खुश है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है इनके पास में, उनके पास में नहीं है सिंगल बॉन्ड। तो ये एल्किन वाले लोग ऐसे रहते हैं और एल्किन एल्काइन वाले लोग ऐसे रहते हैं, एल्किन एल्काइन। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल भाई याद रखना, कौन कौन से, पामिटिक एसिड है, पामिटिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड है, स्टेरिक एसिड, ये दोनों एसिड क्या होते हैं, सेचुरेटेड एसिड होते हैं, सेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं पूरा बात बोले तो। और जबकि इसमें यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन से, ओलिक एसिड है एक, और दूसरा कौन सा है, एराकिडोनिक एसिड जो होते हैं, एराकिडोनिक एसिड ए। तो ये दोनों क्या होते हैं, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। तो यहाँ से हम लोग देख भी सकते हैं। देखो सीधी सी बात है, हम लोग को जो डायग्राम भी देगा उसमें से भी हम लोग बता सकते हैं कौन सेचुरेटेड है कौन अनसेचुरेटेड है। यहाँ पर कि कोई भी कार्बन के पास में डबल बॉन्ड दिखाई नहीं देगा, कार्बन कार्बन के बीच में बोल रहा हूँ ना, कार्बन कार्बन के बीच में। यहाँ पर कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो उसमें तो रहेगा ही रहेगा, है ना। यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसलिए यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल। तो यही डबल बॉन्ड की वजह से क्या हो गया, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड हो जाती है। तो कौन सा, ओलिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड, है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे भाई, है ना, असंतृप्त फैटी एसिड के एग्जांपल कौन है पूछेंगे, तो याद रखना OAA से याद रख लेना इसको, ओलिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड। जबकि ये वाला क्या है, PASA है,
पास से याद रखें ना, PAAS ऐसे, ठीक है। पास हो गया मतलब सेचुरेटेड हो गया, खुश हो गया मतलब संतृप्त हो गया, पास नहीं हुआ तो नहीं हुआ। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। यहाँ पर हमें कुल मिलाकर ऐसे ट्रिक को याद रखना रहता है जो हमारे एग्जाम्पल जो हमारे ऑप्शन में दिए रहेंगे उसके हिसाब से मैच खा जाए, हो गया फिर हमारा कहानी है ना खत्म। वहां पर से हमें उतना भी बस जानना रहता है, उसके आगे जितना अच्छा हो सके ऑप्शन एलिमिनेट करो, और उसके लिए थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे ट्रिक याद रखो। क्योंकि देखो ये बड़ा बड़ा नाम है, जैसे पामिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, पढ़ते टाइम तो अभी याद है लेकिन भूल जाएंगे, इसीलिए जो ट्रिक रहता है ना वो याद रहता है। जैसे यहाँ पर मैं पास बताया, पास सेचुरेटेड, पास से सेचुरेटेड मतलब एक है पामिटिक एसिड और दूसरा क्या स्टेरिक एसिड, तो पी और एस से याद रखेंगे सेचुरेटेड एस, है ना। बाकी लोग रहेंगे अनसेचुरेटेड हो जाएंगे, तो ऐसे ऑप्शन बनाते हैं, मैंने तो याद रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगला ग्लिसरॉल की संरचना के बारे में जानते हैं। ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन होते हैं, यदि इसका नॉमेनक्लेचर करें तो ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, चाहे हम इधर से नाम करें या उधर से नाम करें, कहीं भी नाम कर सकते हैं ना, ऊपर से नीचे या वो नीचे से ऊपर कोई से भी, ठीक है। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है। ये प्रोपेन का मतलब एक एक बॉन्ड जुड़ा हुआ है, एन एन प्रत्यय लगेगा इसमें, है ना, इसीलिए इसका होता है ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए हैं और इसी से ग्लिसरीन बनता है। ग्लिसरीन जानते हैं ना, ग्लिसरीन, ठीक है। इसको त्वचा में लगाएंगे तो स्मूथनेस रहता है इसमें, मतलब स्किन में, तो ग्लिसरीन होती है ग्लिसरॉल जो है मॉलिक्यूल्स, ठीक है। चिपचिपा रहता है हल्का सा, है ना। और आगे जाने लिपिड में फैटी एसिड, पामिटिक एसिड को जाने। फैटी एसिड को एस्टर बॉन्ड के माध्यम से ग्लिसरॉल के साथ में स्टीरीकृत किया जाता है तो मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड बनते हैं। देखो लिपिड बना है किससे, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से बना है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बने हैं, ठीक है। जब इस फैटी एसिड के साथ में ग्लिसरॉल के एक मॉलिक्यूल जुड़े हैं, है ना, तो क्या बन गए यहाँ पर, उसके हिसाब से ही, है ना, क्या बनते हैं यहाँ पर, मतलब कौन सा बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं वो, एस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। कौन से बॉन्ड के द्वारा, एस्टर बॉन्ड। तो ग्लिसरॉल ये है, ग्लिसरॉल को अभी पढ़े हम लोग, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेन होती है ग्लिसरॉल, उसमें एक OH ग्रुप, और इधर का है ना फैटी एसिड का पामिटिक एसिड है, उसमें फैटी एसिड, उसका एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप तरफ वाला, है ना, वहां का क्या, तो इसमें से देखो क्या मिल रहा है हमें, ग्लिसरॉल से हाइड्रोजन और इससे मिल रहा है OH मिल रहा है। तो ये जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, पानी, है ना, मतलब H2O निकल रहा है। तो H2O निकलेगा तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेंगे वही कौन सा बॉन्ड है, एस्टर बॉन्ड। तो याद रखेंगे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच में जब बॉन्ड बनती है तो एस्टर बॉन्ड बनती है। तो एस्टर बॉन्ड कैसे बनते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स निकलता है तो बनता है, मतलब यहाँ पर जल के अणु निकलेगा और क्या बना देगा, बॉन्ड बनाएगा। तो देखो यहाँ पर बॉन्ड बनती हुई दिखाई दे रही है, जैसे इसके साथ में देखो R1 लिख दिया है, मतलब ये पूरा ग्रुप वो पूरा आ गया साइकिल, ठीक है। ग्लिसरॉल को देखें लिपिड, तो ये क्या हो गया, मोनोग्लिसराइड हो गया। अब देखिए यहाँ पर फिर से फैटी एसिड, तो फैटी एसिड 2 फैटी एसिड प्लस 1 ग्लिसरॉल, तो ये इससे क्या बनेगा, तो इससे डाइग्लिसराइड बनेंगे। देखो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स की, ग्लिसरॉल तो एक ही है, ये वाला पूरा ग्लिसरॉल है, ये ऐसे, ये पहले OH के साथ में रिप्लेसमेंट के साथ में एक हुआ, एक फैटी एसिड था ये, एक फैटी एसिड, दूसरा वाला ये वाला क्या है, दूसरा फैटी एसिड है ये, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या बनाए हुए हैं, ये 2 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल हुआ, तो इसको हम लोग डाइग्लिसराइड बोलेंगे, जबकि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोग्लिसराइड, इसको डाइग्लिसराइड बोलेंगे। अब तीसरा वाला एक और बचा हुआ है, तो तीसरा वाले के साथ में 3 फैटी एसिड प्लस 1 ग्लिसरॉल करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से, तो ट्राइग्लिसराइड आएगा। मतलब मोनोडाई एंड ट्राइग्लिसराइड को हम लोग बता सकते हैं यहाँ से कि मोनोग्लिसराइड है, ये डाइग्लिसराइड है और ये क्या है, ट्राइग्लिसराइड। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक पूरा लिपिड जो रहता है ना, किससे मिलकर, पूरा लिपिड किससे बना है, और आया हुआ भी क्वेश्चन है, तो पूरा लिपिड बना हुआ है किससे, 3 फैटी एसिड प्लस 1 ग्लिसरॉल से बना है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ग्लिसरॉल से बना है पूर्ण लिपिड जो रहती है, ठीक है।
क्यों? क्योंकि ये तीनों जो है ना यहाँ पर चांस है इस तीनों जगह से क्या बनाने का, एस्टर बॉन्ड बनाने का। और देखो इसमें क्या है, 3 एस्टर बॉन्ड बन रहे हैं। कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 3 एस्टर बॉन्ड। कितने मॉलिक्यूल ऑफ H2O निकले हैं? तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2O निकले हैं। निकलने से मतलब वाटर मॉलिक्यूल पूरी तरीके से निकल गया। 3 मॉलिक्यूल्स निकलते हैं जब पूरी तरीके से लिपिड बनता है। तो तुम एक जब निकलेगा तो मोनो, 2 निकलेगा तो डाई, 3 निकलेगा तो ट्राइग्लिसराइड हो जाते हैं। यही है ना, क्योंकि जैसे ग्लिसरॉल के साथ में फैटी एसिड जुड़ता है अलग नाम हो जाते हैं, ट्राइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, ऐसा। ठीक है। और कौन से बॉन्ड बनाती है? एस्टर बॉन्ड। कैसे बनती है? वाटर मॉलिक्यूल्स निकल निकल के बनती है ना। देखो इसका स्ट्रक्चर तो हम देखे भी, एक ही बार में याद हो जाना चाहिए। क्या है? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है, 3 क्या हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, प्रोपेन। प्रोपेन लिखे हैं बस, CH2 है ना, CH2। यहाँ पर अभी कार्बन कार्बन की संख्या में देखो, यहाँ पर OH लगा दिए, कार्बन भी सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है। तो ये ग्लिसरॉल की संरचना होती है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। जब उसके साथ में फैटी एसिड के साथ में इसका वो बनता है, बॉन्ड बनते हैं, तो क्या बन जाते हैं? तो इससे लिपिड बनती है, 1 ग्लिसरॉल 1 फैटी एसिड मोनो है ना, 2 और ये क्या है, ट्राइग्लिसराइड होते हैं। ठीक है। ट्राइग्लिसराइड की संरचना देख सकते हैं। ट्राइग्लिसराइड जो होती है क्या होती है? यहाँ पर R1 R2 R3 आर द फैटी एसिड। ये जहाँ पर R1 देखो, इसको शॉर्ट में लिखे हैं, R1 यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर R2 है, R3 लिखे हैं। ये तीनों जो होती है फैटी एसिड है, और ये ग्लिसरॉल का बैकबोन होता है, इसी से ऐसे जुड़े हुए रहते हैं। पूरे फैटी एसिड पूरा जुड़ा हुआ है। जैसे पामेटिक एसिड को हम लोग देखे थे वही जुड़ता है। तो यहाँ पर सब जगह से -H2O हुआ है, -H2O यहाँ से भी हुए हैं, यहाँ से भी -H2O हुआ है, यहाँ से भी -H2O हुए, तब तो जाके ग्लिसरॉल के साथ में फैटी एसिड जुड़ा, तब जाके बने क्या? ट्राइग्लिसराइड बने। तो देखिए गलनांक के आधार पर लिपिड ट्राइग्लिसराइड, मतलब देखो लिपिड ही ट्राइग्लिसराइड है। मैं बताया ना, एक संपूर्ण लिपिड मतलब पूरा लिपिड क्या है एक्चुअल में। देखो इसके पास में हम मोनो और डाइग्लिसराइड को हम लोग पूरा लिपिड नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ना यहाँ पर अभी और भी ऐसे जगह है जहां से वो क्या जुड़ सकता है, फैटी एसिड जुड़ सकता है, ऐसे जगह है यहाँ पर। देखो यहाँ पर ग्लिसरॉल के पास में, इसीलिए तो 3 जब पूरी तरह से जुड़ जाएंगे तब उसको हम बोलेंगे ट्राइग्लिसराइड, या वही क्या होती है? लिपिड। तो देखो इसके आधार पर, गलनांक के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। तो एक होता है वसा। वसा मतलब उच्च गलनांक वाले होते हैं। और तेल जो रहती है इसका क्या होता है? कम गलनांक होते हैं। कम गलनांक मतलब क्या रहता है इसका? फैट जो रहेंगे, जैसे हम देख सकते हैं, एक घी को देखे और इस तेल को देखना। चलो बताओ इसमें से, है ना, जो तेल और घी में से जमता कौन जल्दी है? जमने का गुण किसका ज्यादा, मतलब है ना, जमता पहले जल्दी कौन जमता है, पूछ रहा हूँ। जिसका गलनांक क्या होगा? ज्यादा। गलनांक का मतलब गलना, गल जाना, मतलब लिक्विड हो जाना। हम देखे हैं घी वगैरह को देखे हैं, या नारियल के तेल को देखे हैं, जम जाती है, ठंड आती है। ठंड आती है तो क्या हो जाती है? जम जाती है, मतलब टेम्परेचर कम होते जाता है। तो उसको गलाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगा? उच्च गलनांक, गलाने के लिए ज्यादा, उसको गलाने के लिए, उसको लिक्विड में बनाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो जब नारियल का तेल कम टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर कम हो रही है, तो क्या हो गया? जम गया। तो उस टेम्परेचर जमने के बाद में उसको हम लोग क्या करेंगे? उसको फिर से लिक्विड में बदलना है हमें। तो गलनांक को क्या करना पड़ेगा? मतलब उसको टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब तो वो क्या होगा? गलेगा। तो उच्च गलनांक वाले लोग होते हैं फैट, और निम्न गलनांक वाले होते हैं क्या? तेल। तो उच्च गलनांक वाले लोग में घी और नारियल वगैरह तेल आते हैं। कुछ तेल ऐसे होते हैं जो जमते ही नहीं है, जैसे जिंजेली तेल वगैरह जो आती है, जिंजेली तेल, ठीक है, वो जमते नहीं है। तो जमते नहीं है का मतलब उसका गलनांक ज्यादा होगा कि कम होगा? तो कम रहता है उसका गलनांक। समझ आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर हम लोग नोट करके लिख सकते हैं, जिंजेली तेल नहीं जमता। जिंजेली ऑयल, तेल नहीं जमते। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। अगला और याद रखें, यौगिक लिपिड होते हैं, मतलब लिपिड, कंपाउंड लिपिड्स के बारे में बात करते हैं। एक सिंपल लिपिड्स के बारे में हम लोग पढ़े। सिंपल लिपिड्स में ट्राइग्लिसराइड, ये सब सिंपल लिपिड्स हैं, है ना। सिंपल लिपिड्स का स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ से सरल लिपिड्स पढ़े थे, है ना। उसके बाद में अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि कंपाउंड लिपिड्स क्या होते हैं। तो देखिए अतिरिक्त समूहों के साथ फैटी एसिड और अल्कोहल के एस्टर होते हैं। अतिरिक्त समूह में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बस था, तो उससे क्या बने थे? सिंपल लिपिड बने थे। लेकिन उसके अलावा कहीं और दूसरे आ गए तो कोई भी चीज, तब
जैसे कि हम लोग जानते हैं शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस मिलकर बनाती है क्या, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड बनाती है। और उसी में जब शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फास्फेट रहते हैं तो क्या बनाती है, न्यूक्लियोटाइड। मतलब एक चीज के चेंज होने से बाकी सब चीज चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल या अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स वही ग्लिसरॉल है के एस्टर है। जैसे फास्फोलिपिड में देखना, फैटी एसिड और दूसरा ग्लिसरॉल और तीसरा क्या है, फास्फेट, ये तीनों मिल जाते हैं तो इसी से बनते हैं क्या, फास्फोलिपिड। मतलब लिपिड तो क्या है, लिपिड बनी हुई है किससे, फैटी एसिड, वन फैटी एसिड है ना, 3 फैटी एसिड प्लस 1 ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल प्लस इसमें आ गया क्या, फॉस्फेट। तो अब बना देंगे इन लोग क्या, लिपिड में, मतलब लिपिड से ही मिल है ना, लिपिड, ये दोनों लिपिड है और इसी में आ गया क्या, फास्फेट ग्रुप। तो इन दोनों से मिलकर बन जाएगा क्या, फास्फोलिपिड बन जाएंगे, फास्फोलिपिड। और इसी लिपिड के साथ में यदि ग्लूकोज आ जाएगा, ग्लूकोज प्लस लिपिड, तो यही बन जाएगा क्या, ग्लाइकोलिपिड बन जाती है, ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, मतलब ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है, ग्लाइको वर्ड यूज करते हैं ग्लूकोज के लिए, लिपिड यूज कर रहे हैं हम लोग इसके लिए, यानी जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से जो बनी हुई है उसके लिए। तो हमें याद रखना कि लिपिड के साथ में यदि कोई दूसरे ग्रुप आ गए तो वही क्या हो जाते हैं, कंपाउंड लिपिड हो जाते हैं। सिंपल लिपिड में सिर्फ दो ही लोग होंगे, ये दोनों लोग सिंपल लिपिड हैं। जबकि अतिरिक्त ग्रुप आ गए जैसे फास्फेट, तो यहाँ पर क्या हो गया, फास्फोलिपिड। फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, फास्फेट के होते हैं, वे कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं। जैसे लेसिथिन जो होती है एक फास्फोलिपिड है, नीट 2025 में पूछा भी गया है इसको, है ना। तो अभी पिछले इसी साल आया था, मतलब पिछले साल वाले नीट में। लेसिथिन जो होती है फास्फोलिपिड है, कोशिका झिल्ली के घटक होते हैं, कंपाउंड लिपिड के एग्जाम्पल होते हैं। लेसिथिन को हम लोग यहाँ से देख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो था 1 2 और हमारा तीसरा नंबर यहाँ पर जो था, इस यहाँ पर एक दोनों, एक फैटी एसिड दूसरा फैटी एसिड, ये वाला क्या है, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स, ये पूरा क्या है, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स। एक तरफ एस्टर बॉन्ड बनाया है, ये फैटी एसिड है, यानी फैटी एसिड के पूरे चेन रहते हैं ये वाले। दूसरा वाला फैटी एसिड है। अब यहाँ पर तीसरा नंबर में क्या हुआ, ये फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ से। तो फास्फेट ग्रुप जब जुड़ गए यहाँ पर तो क्या बन गया, वही क्या बन गया, फास्फोलिपिड बन गया। तो फास्फोलिपिड मतलब कौन, लेसिथिन। तो एक लेसिथिन का स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को देकर पूछा भी गया है नीट में कि ये जो है ना स्ट्रक्चर किसका है, पूछा था। तो हमें याद रखना, यहाँ पर देखो एक फैटी एसिड दूसरा फैटी एसिड, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल दिखना चाहिए, क्लियरली दिखना चाहिए ग्लिसरॉल। जब भी ऐसे बड़े टाइप के स्ट्रक्चर दिखते हैं भाई तोड़ो उसको पहले, है ना, वो किससे बना है। इधर देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ में सीधा एस्टर बॉन्ड बना है, इधर भी बनाए हैं। और इसके अलावा फास्फेट ग्रुप दिखाई दे रहा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है। यहाँ पर CH3 जुड़े हैं, यहाँ पर CH2N के साथ में जुड़े हैं। तो ये क्या हो गया, लेसिथिन का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए लेसिथिन जो होती है यहीं पर प्रेजेंट रहती है, लेसिथिन। और ये फास्फोलिपिड में पाई जाती है ना। और हम जानते हैं लिपिड और प्रोटीन से ही मिलकर बना रहता है क्या, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन में, है ना, जो मुख्यतः लिपिड होती है वो फास्फोलिपिड होती है, ऐसा बोले। ठीक है, जब हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं तो दो चीजें पढ़ते हैं, लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बनी रहती है सेल मेम्ब्रेन पढ़ते हैं। लेकिन लिपिड में भी कौन सी लिपिड है, वो फास्फोलिपिड होती है, मुख्यतः फास्फोलिपिड होते हैं, फास्फेट ग्रुप रहते हैं उसमें। और उसके अलावा इस लिपिड के साथ में, है ना, लिपिड के साथ में प्रोटीन या मतलब ग्लूकोज जुड़ते नहीं है, ग्लाइकोलिपिड वगैरह रहती नहीं है, वो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज जुड़े हुए रहते हैं किसके साथ में, तो वो जुड़े हुए रहते हैं प्रोटीन के साथ में। तो इसीलिए उन लोग बना देते हैं क्या, ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। और हम जानते हैं कि आउटर स्ट्रक्चर जो होती है ना सेल मेम्ब्रेन के, वहीं पर ही क्या होती है, ग्लूकोज, नीचे की ओर नहीं होती। यही कारण है कि सेल मेम्ब्रेन एसिमेट्रिकल हो जाती है, एसिमेट्रिकल। मतलब ये जो ऊपर के मॉलिक्यूल्स है ना, ग्लूकोज ऊपर की ओर है, मतलब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर की ओर है, नीचे की ओर नहीं है। तो नीचे की ओर नहीं है तो इसको काटेंगे कहाँ, सममिति रहेगा, इसीलिए सेल मेम्ब्रेन असममित हो जाती है। तो ये बात भी हमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखें, व्युत्पन्न लिपिड मतलब डेरिवेटिव लिपिड्स होते हैं। ये सरल लिपिड और कंपाउंड लिपिड के हाइड्रोलाइसिस के उत्पाद है। मतलब यहाँ से कोई भी वाटर मॉलिक्यूल्स को निकाल देंगे तो उससे जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बन जाती है, बैड लिपिड होती है ये, है ना, व्युत्पन्न लिपिड, बैड लिपिड, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल ऐसे दिखाई देते हैं, है ना, कोलेस्ट्रॉल। इसमें हाइड्रोलाइसिस से बनती है, दोनों लिपिड जब जुड़ जाते हैं और हाइड्रोलाइसिस होते हैं तो उसी से बनती है। तो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल इस टाइप का दिखाई देता है। कोलेस्ट्रॉल के बहुत नुकसान है, कोलेस्ट्रॉल, है ना,
नुकसान भी है फायदा भी है। कैसे, जो सेल मेम्ब्रेन रहती है उसके बीच बीच में यहाँ पर ऐसे है ना ये लगे हुए रहते हैं, यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल लगा हुआ रहता है बीच बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल लगा तो क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है, सेल मेम्ब्रेन को क्या देता है, स्ट्रेंथ, ताकि इधर उधर हो तो उसको हम लोग, जब हम लोग वो लगाते हैं ना, जैसे बेंच इधर उधर होता है ना, तो वो लगाए है ना, टेचा लगाए है वहां पर नीचे में, वही है क्या है, कोलेस्ट्रॉल, ताकि वो स्टेबिलिटी रहे, एक जगह में रहे वो, इसीलिए है ना ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल होती है। और कोलेस्ट्रॉल है ना ये सही लिपिड नहीं है, ठीक है। तो उत्पन्न लिपिड के एग्जाम्पल पूछेंगे तो कौन आएगा, कोलेस्ट्रॉल। कंपाउंड लिपिड के एग्जाम्पल पूछेंगे तो क्या आएगा, लेसिथिन आएगा। सिंपल लिपिड में तो लिपिड है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बने रहते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं कौन, लिपिड, ठीक है। तो पहला और दूसरा हम लोग समझ गए, यहाँ पर क्या क्या क्या, पहला सब लोग हम लोग क्या देखे कि अमीनो एसिड होती है कैसे रहती है वो जान गए। दूसरा हम लोग जाने लिपिड्स के बारे में। तीसरा हम लोग को जानना है किसके बारे में, शर्करा के बारे में या कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जानते हैं। तो देखो इसको, शर्करा मीठी और पानी में घुलनशील कार्बोहाइड्रेट होती है। वे 1:2:1 के अनुपात में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने रहते हैं, जिसे ग्लूकोज और राइबोज शुगर में कार्बन, हाइड्रोजन और है ना ऐसे 1:2:1 के रेशियो में रहते हैं इन लोग। और यहाँ पर n नंबर ऑफ कार्बन से बहुत सारे, मतलब कितने भी नंबर कर दे इसके साथ में इंटू करना रहता है। जैसे n इज इक्वल टू यहाँ पर 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। n इज इक्वल टू 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, C2H4O2 हो जाएगा ये, है ना। तो ऐसे बनते जाते हैं ये, कुल मिलाकर हम लोग n इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो C6H12O6 हो जाएंगे, मतलब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बन जाती है। तो n नंबर आपका n के हिसाब से यहाँ पर इसका सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला होता है 1:2:1, मतलब CH2 इसका सिंपलेस्ट फार्मूला होता है, C6H12O6 जो रहती है यही इसके 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स के बना देते हैं क्या, ग्लूकोज, है ना। राइबोज भी बनाते हैं 5 कार्बन वाला। तो देख सकते हैं यहाँ पर n इज इक्वल टू 5 रहेगा तो C5H10 और O5 हो जाएंगे, और यही जो होती है n नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से बनती है। तो CH2O का n से हम लोग क्या करते हैं, ये फार्मूला होता है। चलो ठीक है, एन का नंबर बताते जाएंगे उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, बनते जाएगा। जैसे राइबोज शुगर है तो इसमें देखो कार्बन की संख्या 5 है, हाइड्रोजन की संख्या 10, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 5। इसमें देखिए ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज शुगर में C6H12O6 होती है, तो इसकी संरचना इस प्रकार से दिखाई देती है। देखो पेंटोज शुगर होते हैं, यहाँ पर 5 कार्बन है, 5 कार्बन होती है, यहाँ पर 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है हमें। इसके अलावा और देखते हैं नाइट्रोजन बेस के बारे में बात करते हैं। शुगर में तो दो ही है ना, एक राइबोज शुगर, एक क्या होती है, राइबोज शुगर, और एक क्या होती है, ग्लूकोज, है ना। तो दोनों राइबोज शुगर ही है, एक ग्लूकोज है एक राइबोज है। राइबोज का मतलब 5 कार्बन वाला, ग्लूकोज मतलब 6 कार्बन वाला, ठीक है। नाइट्रोजन बेस के बारे में बात करें तो ये न्यूक्लिक एसिड में पाए जाने वाले नाइट्रोजन युक्त चक्रीय यौगिक होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं ना, इन लोग याद रखना। साइक्लिक कंपाउंड्स किसको बोलते हैं हम लोग, एक होता है साइक्लिक, एक नॉन साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। साइक्लिक का मतलब होता है जिसका इलेक्ट्रॉन ना हमेशा ऐसे चारों तरफ घूमते रहते हैं, मतलब एक साइकिल बनाई हुई रहती है, और कुछ इसमें कार्बन घूमते हैं तो वो बेंजीन रिंग बन जाती है। यदि उसमें नहीं रहते तो वो साइक्लिक कंपाउंड्स बन जाते हैं। तो साइक्लिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक्स वगैरह, एलिसाइक्लिक एलिफैटिक वगैरह पढ़े रहते हैं। देखना इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन वगैरह जो रहते हैं ऐसे कूदते रहते हैं इधर से इधर की ओर। लेकिन यहाँ पर हमें ये जानना है कि साइक्लिक कंपाउंड्स का मतलब जब कार्बन साइकिल के रूप में जब है ना पूरा बॉन्ड बना के जुड़ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एलिसाइक्लिक, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग चक्रीय यौगिक होती है। इन्हें इस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है नाइट्रोजन बेस को दो प्रकार से, प्यूरिन, दूसरा पैरिमिडिन। प्यूरिन होती है एडेनिन और ग्वानिन, प्यूरिन होती है, जबकि CUT कट कट होती है क्या, पैरिमिडिन, मतलब साइटोसिन, यूरेसिल और क्या है, थाइमिन, ठीक है। एडेनिन की संरचना हम लोग एक एक की संरचना देखते हैं, प्यूरिन, प्यूरिन वाले में देखना है यहाँ पर दो क्या है, साइक्लिक कंपाउंड जो है दो चक्रीय यौगिक आपस में जुड़े हुए हैं कॉमन कार्बन से, है ना। देखो यहाँ पर ये कॉमन कार्बन है, इसी कार्बन से ये वाला पूरा साइक्लिक ग्रुप जुड़ा है, ये वाला साइक्लिक ग्रुप जुड़ा है, तो बाईसाइक्लो कंपाउंड्स बोलते हैं इसी को। जब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो इसमें नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो पहले ऐसे है ना, इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, ये वाले लोग का इधर, ये वाले लोग का इधर करते हैं, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स होते हैं। तो ये कॉमन कार्बन से जुड़े हुए रहते हैं कौन, एडेनिन, प्यूरिन होती है। पैरिमिडिन क्या होते हैं, पैरिमिडिन में सिंगल रिंग रहेंगे, सिंगल रिंग रहेगा तो यूरेसिल होती है क्या, पैरिमिडिन, तो यूरेसिल का यहाँ पर डायग्राम दिया गया है। तो इससे हमें जानना है, तो देखो यूरेसिल में देखो ये NH है, ये वाली NH है, और ये क्या है, CO है, और यहाँ पर CO है। तो C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर NH है ना, ये कितनी है, इसकी संख्या 2 है, इसकी संख्या 2,
तो इससे याद रखेंगे हम लोग, दो दो होती है किसमें, यूरेसिल में, क्योंकि स्ट्रक्चर वाले जब देंगे तो कहीं ना कहीं हमें याद रखने के लिए हमें तो ट्रिक बनाना पड़ेगा देख के। कई बार क्या रहता है, इतना सारा डायग्राम देखे रहते हैं, हमें याद ही नहीं रहता कि कहाँ पर कौन सा है, इसलिए हम लोग इन सब का यूज करते हैं ताकि हमें जल्दी याद हो जाए। तो यूरेसिल में कार्बन ऑक्सीजन भी दो है और NH भी क्या है, दो, तो दो दो रहेंगे, एक एक के गैप में है दो। बाकी यहाँ जहाँ पर डबल बॉन्ड है वहां पर इस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, वहां पर क्या है, कुछ नहीं है, दूसरे और भी जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो नहीं है। तो यूरेसिल की संरचना ऐसे दिखती है, एडेनिन की संरचना ऐसे दिखती है, इसमें एक NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, बाकी यहाँ पर CN है और इधर भी क्या है, इधर N ग्रुप है, इधर NH ग्रुप है, जुड़े हुए हैं। इसमें तीनों एमीन एमीन है, देखो 1 डिग्री एमीन है, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, सब एमीन है यहाँ पर, तीनों एमीन। ऐसे याद रख लेना, कौन सा, एडेनिन प्यूरिन। ठीक है, अगला है न्यूक्लियोसाइड के बारे में बात करते हैं। न्यूक्लियोसाइड, साइड का मतलब दो चीज होंगे, एक शुगर होगा और दूसरा क्या होंगे, नाइट्रोजन बेस होंगे, बस ये दो लोग होंगे, इसीलिए न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, एक नाइट्रोजन बेस को शर्करा के साथ में जोड़ने से बनने वाले यौगिक होते हैं न्यूक्लियोसाइड जो है। तो जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, ये शुगर है, शुगर 5 कार्बन से बनी हुई, इसमें हम लोग एडेनिन को जोड़ दिए, तो एडेनिन को जोड़ने से, शुगर को एडेनिन से जोड़ने से एडिनोसाइन बन जाती है, एडिनोसाइन। एडेनिन से हटकर वो क्या बन जाती है, एडिनोसाइन। यूरेसिल के साथ में यदि जोड़ते हैं हम लोग इसको, इस कार्ब शुगर को, तो शुगर में देखना यूरेसिल के साथ में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, यूरिडीन बन जाती है। यूरेसिल प्लस क्या है, शुगर, यूरेसिल क्या है, नाइट्रोजन बेस। तो न्यूक्लियोसाइड की जब भी बात करेंगे तो दो ही लोग होंगे, एक नाइट्रोजन बेस होगा, दूसरा क्या होगा, शुगर होंगे। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं क्या, जब नाइट्रोजन बेस शुगर के साथ में मिलेगा तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड बनेंगे, सीधी सी बात है, जान गए हम लोग। ठीक है, दूसरा क्या जाने, कि जब एडेनिन का शुगर के साथ में है ना चक्कर चलेगा तो क्या बन जाएंगे दोनों, एडिनोसाइन बन जाएंगे। ग्वानिन का किसके साथ में, शुगर के साथ में चलेगा तो क्या बन जाएंगे, ग्वानोसाइन बन जाएंगे। मतलब ये जो है ना, इस ग्वानिन को नाम को बदल देता है ये शुगर। ठीक है, अच्छे अच्छे को बदल दिया जाता है ना, यहाँ पर जब भी है ना चक्कर चलता है यहाँ पर तब। तो साइटोसिन का किसके साथ में, शुगर के साथ में, तो क्या बन जाएगा, साइटिडीन, अलग ही बन गया नाम। थाइमिन, थाइमिन का किसके साथ में, शुगर के साथ में, तो क्या बन गया, थाइमिडीन। यूरेसिल का किसके साथ में, तो यूएस बन गया क्या, यूरेडीन बन गया। तो जब भी है ना दोनों मिलते हैं तो अलग ही नाम बन जाती है, साइन, साइन है ये, है ना, डी, डाइन, डाइन, डाइन। तो याद रखना, जब प्यूरिन के साथ में, प्यूरिन क्या है, नाइट्रोजन बेस है, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं ना, प्यूरिन क्या होती है, नाइट्रोजन बेस। तो भाई इसको याद रखना, प्यूरिन क्या है, नाइट्रोजन बेस है। जब प्यूरिन लोग मिलेंगे किसके साथ में, शुगर के साथ में, तो प्यूरिन को ना एडेनिन के साथ शुगर, तो क्या आती है, साइड आती है, साइड हो जाते हैं इन लोग, साइड, साइन, सॉरी साइन, ऐसा ही यानी साइन हो जाते हैं, साइन हो जाते हैं, चमकते हैं मतलब। ठीक है, एडेनिन के साथ, एडेनिन हो गया, उसके बाद दूसरा क्या है, ग्वानिन। ग्वानिन के साथ भी यदि शुगर के साथ बाइंड होगा तो भी क्या बनाएंगे, साइन ही बनाएंगे, तो भी साइन करेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्या है, पैरिमिडिन देखते हैं, पैरिमिडिन। तो पैरिमिडिन क्या है, वे भी नाइट्रोजन बेस है। तो नाइट्रोजन बेस में शुगर तो सी, और है ना टी और यू है। तो सी के साथ में जब जुड़ेगा शुगर तब, और टी के साथ में शुगर, और यू के साथ में शुगर जब जुड़े तो उसमें क्या आ जाएगा, लास्ट में डाइन, डायन बन जाते हैं इन लोग। थाइमिडीन, साइटिडीन और क्या है, यूरिडीन बन जाती है, जबकि इन लोग साइन बन जाते हैं, बात याद रख लेना। साइन है और ये क्या है, डाइन है, साइन और डाइन, एस एक एक वर्ड का अंतर है यहाँ पर। तो है ना, कभी देंगे ऐसा क्वेश्चन कि इसमें कौन कौन सी चीज है, जैसे लिख के देंगे, ग्वानोसाइन में क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या शामिल है, शुगर, ओनली फॉस्फेट, ओनली नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट, तो ऐसे ऑप्शन बनाने बनता है। तो हमें याद रखना है कि साइन जब भी आ गया लास्ट में तो दो ही लोग हैं यहाँ पर। ठीक है, ग्वानोसाइन। ठीक है, यहाँ पर दूसरे लोग हो जाते हैं, सीधी सी बात है, फास्फेट जुड़ेगा तो दूसरे बस बदल जाएंगे। तो न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पर टाइड, तो क्या हो जाएगा, एक फास्फेट ग्रुप के साथ में जब जुड़ती है कौन, न्यूक्लियोसाइड, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, एन बेस प्लस शुगर के साथ में दोनों लोग न्यूक्लियोसाइड थे, इसके साथ में एडिशनल ग्रुप जुड़ गया, कौन सा, फास्फेट जुड़ गया। तो फास्फेट के जुड़ने से क्या बन जाती है, ये न्यूक्लियोटाइड बन जाती है, न्यूक्लियोटाइड। जैसे मान लो यहाँ पर एडेनिन है, नाइट्रोजन बेस है, ये नाइट्रोजन बेस,
ये शुगर के 5 कार्बन कंपाउंड से जुड़े हुए 5 कार्बन का शुगर, यहाँ से जुड़ गया फास्फेट ग्रुप, ये फास्फेट है, तो इससे क्या बन गई, एडिनाइलिक एसिड बन गई, है ना, एडेनिन और शुगर प्लस फॉस्फेट है तो एडिनाइलिक एसिड हो जाती है। नाइट्रोजन बेस शुगर प्लस फॉस्फेट से बन गया, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड बन गए, तो न्यूक्लियोटाइड में एडेनिन शुगर फॉस्फेट तीनों हो गए, तो क्या बन गया, एडिनाइलिक एसिड, इक एसिड आते हैं यहाँ पर, एलिक एसिड, इक एसिड वगैरह, देखो गुआनोसिन के साथ में इक एसिड, साइटोडिन के साथ में साइटोइलिक एसिड, YLICK, है ना, ये सब चीज आती है, और ये थाइमिडिलिक एसिड बन जाती है, यूरोडिलिक एसिड, एसिड एसिड बन जाते हैं फास्फेट जब जुड़ता है तो, ठीक है, तो याद रखेंगे, है ना। इसके आगे और देखें, न्यूक्लियोटाइड की संरचना के बारे में बात करते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड हेट्रोसाइक्लिक यौगिक होते हैं, पहले बात तो यही जानना है भाई। होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक का मतलब ये होता है कि एक ही तरह के कंपाउंड से बनेंगे, तो होमोसाइक्लिक यदि अलग अलग कंपाउंड है तो हम जानते भी हैं इसमें 3 चीजें हैं, एक नाइट्रोजन बेस है, शुगर है इसके पास में, प्लस इसके पास में फॉस्फेट भी है, तो 3 चीजें हैं, तो बताओ ये तीनों चीजें हैं, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक होगा कि होमोसाइक्लिक, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बन जाते हैं, कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक यौगिक होते हैं, मतलब इन लोग विषम चक्री यौगिक है, विषम चक्री हेट्रोसाइक्लिक यौगिक मतलब विषम चक्री यौगिक होते हैं। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए, दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, दो होते हैं, एक डीएनए होती है, एक क्या होती है, आरएनए, है ना, राइबोस शुगर में अंतर होती है, इसकी वजह से क्या हो जाते हैं, और एक थोड़ा सा अंतर और रहता है नाइट्रोजन बेस में, तो इसमें अंतर तो वैसे भी ऑलरेडी हम पढ़े रहते हैं डीएनए और आरएनए में, तो न्यूक्लिक एसिड दोनों होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से बने हुए रहते हैं डीएनए और आरएनए, तो डीएनए में पूरा पॉलीमर होता है किसका, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर मिलकर क्या बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं, तो ये बात हमें याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ तक क्या है, ये नाइट्रोजन बेस है ना, हम लोग 4 चीजें पढ़े, अमीनो एसिड के बारे में पढ़े, लिपिड के बारे में पढ़े हम लोग, और है ना नाइट्रोजन बेस के बारे में पढ़े हैं। तो देखो ये जो रहती है पूरे, है ना, बायो माइक्रोमोलिक्यूल जो रहती है, माइक्रोमोलिक्यूल्स, इसमें 4 लोग थे, ठीक है, तो क्या क्या 4 लोग, तो अमीनो एसिड, लिपिड, शर्करा, नाइट्रोजन बेस, ये सब चीज हम लोग देख चुके हैं, इनका पूरा स्ट्रक्चर देख चुके हैं, इसमें से एग्जाम्पल जो भी रहेंगे ना उससे क्वेश्चन पूछते हैं। अब हमें पढ़ना है किसके बारे में, तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, किसके कंपैरिजन में, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स के कंपैरिजन में, तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, तो मैक्रो मतलब क्या होता है, बड़ा, तो बड़ा मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होने वाला है, 1000 डाल्टन से ज्यादा होने वाला है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। और वृहद जैव अणु होते हैं इन लोग, तो देखिए कौन कौन से होती है, तो याद रखेंगे यहाँ से, वे बायोमोलिक्यूल जिनका आणविक भार मतलब मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 1000 डाल्टन से अधिक होता है, उसका हम लोग बोलते हैं। इसमें भी कितने, इसमें कितने लोग हैं, तो 3 लोग, देखो लिपिड, प्रोटीन है, दूसरा क्या है, पॉलीसेक्राइड है, और तीसरा क्या है, न्यूक्लिक एसिड। लेकिन लिपिड ना बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, और हम लोग पढ़े किसमें, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में पढ़े, माइक्रोमोलिक्यूल्स में, लेकिन वो है किसमें, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। लिपिड एक्चुअल में बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में नहीं रखने का कारण क्या है पता है, वो पॉलीमर नहीं बनाता, ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई लिपिड के पास में सिर्फ 3 ही जगह रहती है, एक फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड ही बस वहां पर जुड़ सकते हैं ग्लिसरॉल से, उसके अलावा नहीं जुड़ सकता। तो भाई हम तो जानते ही हैं मोनो, डाई, ट्राई और पॉली किसको बोलते हैं, तो पॉली का मतलब होता है 10 से ज्यादा चेन बनना चाहिए, तो उसमें 3 ही बनती है, तो कैसे हो जाएगा वो, फिर वो पॉलीमर्स कैसे बनाएंगे, तो पॉलीमर्स नहीं है वो, पॉलीमर्स बना ही नहीं रहा है, कौन, लिपिड, तो पॉलीमर नहीं बनाते मतलब बहुलक नहीं बनाते, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे क्वेश्चन पूछा गया था, नीट पूछा था कि पॉलीमर कौन नहीं बनाता, तो कौन नहीं बनाता, लिपिड नहीं बनाते, क्यों नहीं बनाते, क्योंकि पॉलीमर चेन के लिए जगह ही नहीं उसके पास में बॉन्ड बनाने के लिए, इसीलिए नहीं बनाते लिपिड। तो हम याद रखेंगे कि बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है, इसमें कौन आती है, तो लिपिड भी आती है, आती है, लिपिड भी आती है, तो लिपिड आती है, इसमें आती है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में, उसमें भी आ रही थी मैक्रोमोलिक्यूल्स में, इसमें भी आती है, तो क्यों आती है, क्योंकि इसका रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजन है ना, रीजन क्यों आती है, क्योंकि यह एसिड इनसॉल्युबल पार्ट में मिलते हैं, एसिड इनसॉल्युबल पार्ट में मिलते हैं, पार्ट में मिलते हैं, इसीलिए इसमें आती है, मिलते हैं।
और जितने भी एसिड इनसॉल्युबल पार्ट में मिलते हैं ना, वो कौन होते हैं, वो लिपिड होते हैं, या तो फिर वो क्या होंगे, प्रोटीन होंगे, या क्या होंगे, पॉलीसेकेराइड्स होंगे, पॉलीसेकेराइड्स होंगे, या क्या होंगे, न्यूक्लिक एसिड होंगे। तो कुल मिलाकर बोला जाए कि चार लोग क्या होते हैं, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, और लिपिड भी उसी में आता है। रीजन उसका क्या है कि यह एसिड इनसॉल्युबल पार्ट में मिलते हैं। हालांकि इस लिपिड का जो परमाणु मतलब बोला जाए मॉलिक्यूलर वेट जो रहती है 18 से लेकर 800 डाल्टन के बीच में रहती है ना, तो इसको नहीं आना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से नहीं आ रही है ये आ रही है किसके हिसाब से, एसिड इनसॉल्युबल पार्ट की वजह से आ रही है लिपिड। लिपिड को हम लोग याद रखेंगे, लिपिड जो होती है पॉलीमर नहीं बनाती, ये बात याद रखना, पॉलीमर नहीं बनाती, पॉलीमर नहीं बनाती। पॉलीमर के बेस पे पूछेंगे नहीं बनाती, इसलिए क्या है, माइक्रोमोलिक्यूल्स है, इसलिए क्या है ये, इसलिए क्या है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स होती है, मॉलिक्यूल्स होती है। लिपिड क्यों बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स है, क्योंकि वो क्या नहीं बनाती, पॉलीमर नहीं बनाती, इसीलिए है। लेकिन लिपिड बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है क्यों, क्योंकि वो एसिड इनसॉल्युबल पार्ट में आते हैं, इसलिए। मतलब यहाँ पर दो अलग अलग बातें हैं, पॉलीमर नहीं बनाती है ना, क्यों नहीं बनाती, क्योंकि ये बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स है ना, इसलिए ये पॉलीमर वगैरह नहीं बनाती, इसलिए वो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स है। लिपिड इनसॉल्युबल वाली पार्ट में आती है, इसलिए वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है। तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स दोनों होते हैं लिपिड, ये बात याद रख लेना, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। तो देखते हैं इसमें, इसका देखिए, उनका आणविक भाग 1000 डाल्टन या 10,000 डाल्टन से अधिक होता है, उससे अधिक होता है। एसिड अघुलनशील अंश मतलब मैक्रोमोलिक्यूल्स अंश में साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल से मैक्रोमोलिक्यूल्स में शामिल होते हैं। मतलब बोला जाए कि इन लोग साइटोप्लाज्म में भी रहेंगे, ऑर्गेनेल्स के अंदर में भी रहते हैं, तो इन सब ऑर्गेनेल्स को बनाते हैं, कोशिकांगों के अंदर में रहते हैं, मतलब प्रोटीन। हम जानते हैं मसल सेल्स के बारे में जो पढ़े हैं, तो मसल सेल्स में एक्टिन और प्रोटीन रहती है, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन रहते हैं, मसल्स के अंदर में रहती है। जब हम जानते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है, तो जो राइबोसोम वगैरह जो बनते हैं उसी से बने हुए रहते हैं, किससे, प्रोटीन से। तो प्रोटीन जो रहती है हिस्सा होती है किसका, कोई कोशिकांगों का हिस्सा है, या तो किसी सेल का प्रोडक्ट है वो। तो सेल्स के अंदर में डीएनए है, डीएनए का प्रोडक्ट है वो, सीधी सी बात है, डीएनए लास्ट में क्या बनाती है, प्रोटीन ही बनाती है। तो सेल भी कई सेल ऑर्गेनेल जो रहते हैं उसी से बने रहते हैं, जैसे कि राइबोसोम को ही देख लो, आरएनए और प्रोटीन से ही मिलकर बना रहता है राइबोसोम। तो ये बात को हमें जानना है। आणविक भार ज्यादा ही होगा, सीधी सी बात है। आणविक भार क्यों ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि पॉलीमर ही कितना ज्यादा लंबा चेन बना के रखा है, बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड है, बहुत सारे और अदर एलिमेंट्स है, सबके मॉलिक्यूलर वेट को जोड़ेंगे तो ज्यादा आएगा। 1000 डाल्टन, 10,000 डाल्टन, उससे भी अधिक होते हैं ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन में लिपिड शक्ति से एक मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है, क्योंकि इसका आणविक भार 8000 डाल्टन से अधिक नहीं है। लेकिन ये एसिड इनसॉल्युबल पार्ट में आते, वही बात को मैं बताया है ना, तो वही है कि एसिड इनसॉल्युबल पार्ट में होने की वजह से ही क्या होती है, लिपिड में होती है, क्योंकि ये कई झिल्ली लिपिड कोशिकाओं जैसे संरचनाओं में व्यवस्थित होती है। बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसी बात को यहाँ पर मैं बता दिया कि क्यों आती है, क्यों बता दिया, है ना। यहाँ पर वही बात है, लिपिड शक्ति से एक मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है, देखा जाएगा तो, क्योंकि इसका आणविक भार क्या है, 8000 डाल्टन से अधिक नहीं है, इसीलिए, ठीक है। लेकिन ये एसिड इनसॉल्युबल पार्ट में आते हैं, इसीलिए इसको बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है, ये बात याद रखने है। और इसके अलावा नहीं है तो ये पॉलीमर भी नहीं बना रहा है, इसीलिए पॉलीमर नहीं बनाता, क्योंकि पॉलीमर बनाता तो चैन बन जाता, और चैन में पूरे कार्बन के अलावा और भी कंपाउंड्स आ जाते हैं, तो 1000 डाल्टन या 800 डाल्टन से अधिक ही हो जाता हो। तो पॉलीमर ही नहीं बना रहा है, कहाँ से 800 डाल्टन से अधिक हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट, तो नहीं होता। ये बात हमें याद रख लेना है, ठीक है, ये सब चीज भी जाने। जब एक ऊतक को पीसा जाता है तो कोशिका झिल्ली टूट जाती है और पानी में अघुलनशील कोशिकाएं बन जाती है, उन्हें एसिड में घुलनशील अंश के साथ में फिल्टर नहीं किया जा सकता, क्यों, क्योंकि वो है ना ऊपर में ही रुक जाती है, अघुलनशील पार्ट में रुक जाती है, ऊपर में ही रुक जाती है, इसीलिए तो रेमिनेंट जो बना था ना उसी में रुक जाती है लिपिड, इसीलिए बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स में आते हैं लोग। ये नहीं कि 8000 डाल्टन वेट के हिसाब से नहीं है ना उसका, वो माइक्रोमोलिक्यूल्स का किसके हिसाब से, एसिड इनसॉल्युबल पार्ट की वजह से। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको लिख के दे सकते हैं ना, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीजन दो अलग अलग रीजन है ना उसके, इसीलिए। और देखिए बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में कोशिकाओं की औसत संरचना के बारे में जानते हैं, तो वाटर के बारे में देखिए, तो वाटर सबसे ज्यादा होती है, 70 से लेकर 90% पानी है, मतलब वाटर कितनी है, वाटर जो है सबसे ज्यादा है वाटर, ठीक है। फिर बाद में क्या है,
इसके बाद में दूसरा अनिवार्य क्या है, प्रोटीन। उसके बाद में क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। फिर कौन है, न्यूक्लिक एसिड के बाद में कौन है, और कौन बच गए, 4 ही तो है, आयंस बच गए, है ना। लिपिड वगैरह भी है, लिपिड का कितना परसेंट है, लिपिड कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंट, पॉइंट, ये पॉइंट नहीं है ना, याद रखना है, ये इसका वो एरो है, ये ऐसे याद रखना। तो लिपिड यहाँ पर कितना हो गया, प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट, लिपिड भी लिखो यहाँ पर, लिपिड 2% होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि ये कितना कितना परसेंट है। तो वाटर जो है सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद में सेकंड नंबर में प्रोटीन, फिर उसके बाद में थर्ड नंबर में कौन सा, न्यूक्लिक एसिड, फिर उसके बाद में कौन सा, कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट, फिर उसके बाद में लिपिड, फिर उसके बाद में क्या है, आयंस। तो याद रखना सबसे ज्यादा मात्रा में कौन होती है, वाटर। तो ऐसे इसको याद भी रख सकते हैं। देखो क्या होता है, पानी के बाद में दूसरा सबसे ज्यादा चीज, जरूरी चीज कौन है पता है, हमारी बॉडी का सबसे जरूरी चीज है प्रोटीन, क्योंकि मसल्स पूरे प्रोटीन से ही बने हैं, पूरा बॉडी ही प्रोटीन से बना है, हर एक चीज प्रोटीन है, ठीक है। तो प्रोटीन सबसे ज्यादा अनिवार्य है। उसके अलावा जो हमारी न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए, उसकी वजह से सेल जो है ना जिंदा रहती है, तो वो जो रहती है वो ज्यादा एसेंशियल होती है, तो वो भी ज्यादा है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट और लिपिड और क्या है, आयंस वगैरह, ये कम जरूरत होती है। तो कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी के लिए जरूरत पड़ती है, लिपिड्स वगैरह संरचनात्मक संगठन होती है कोशिका झिल्लियों का, तो है ना। तो ये याद रखना, आयंस वगैरह उसके काम करने के लिए जरूरी होती है, इसलिए जरूरी है। वैसे याद रखना, कोशिकाओं की औसत संरचना में सबसे ज्यादा पानी होता है, दूसरे नंबर में प्रोटीन और तीसरे नंबर में न्यूक्लिक एसिड होते हैं। करेक्ट सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछ सकता है औसत संगठन से, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन अमीनो अम्ल के है ना क्या होते हैं, प्रोटीन अमीनो एसिड के क्या होते हैं, हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं। हेट्रोपॉलीमर्स क्यों बोले, होमोपॉलीमर्स क्यों नहीं बोले, क्योंकि अमीनो एसिड ही अलग अलग होते हैं, अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड, इसके ऊपर जुड़े रहने वाले जो कार्बन की जो संख्या होती है, जैसे यहाँ पर एल्किल ग्रुप है, जैसे H है, किसी में क्या हो गया CH3 है, किसी में CH2OH है, किसी में और कुछ है, इसीलिए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, मतलब हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक नहीं, हेट्रोपॉलीमर्स, सीधा सीधा चेन बनाएंगे। वे पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, है ना, यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपस में किसके द्वारा जुड़ते हैं, ये वाले क्वेश्चन पूछ चुका है कई बार, कि अमीनो एसिड आपस में किसके द्वारा जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है। अमीनो एसिड की कौन सी श्रृंखला होती है, ये रैखिक श्रृंखला, मतलब ये क्या बनाती है, चैन बनाती है, ठीक है। पेप्टाइड बंध तभी बनता है जब एक अमीनो अम्ल का COOH समूह पानी के एक अणु को निर्जलीकरण करके को छोड़ देता है, अगले अमीनो एसिड के NH2 समूह के साथ में प्रतिक्रिया करता है, सीधी सी बात है, इसको हम अभी देखते भी हैं। ये अमीनो एसिड है, पूरे चैन ऑफ अमीनो अम्ल, 10 क्या कितने हैं, 11 अमीनो एसिड है। अमीनो अम्ल यहाँ पर जुड़े हुए, यहाँ पर जो 20 से जुड़े हुए धागे जो दिखाई दे रहे हैं, वो पेप्टाइड बॉन्ड है। ये कौन सी बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, तो देखो यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ दिखाई दे रहा है। हम ऐसे भी समझ सकते हैं, कार्बन इधर की ओर में क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इधर क्या है, अमीनो ग्रुप है, यहाँ पर R है, यहाँ पर क्या है, H है। दूसरा वाला लेते हैं, यहाँ पर NH2 है, यहाँ पर क्या है, कार्बन, इधर H है, इधर R है, इधर क्या COOH है। तो इनके बीच में क्या होने वाली है, रिएक्शंस होगी, तो रिएक्शन होंगे तो क्या होगा, यहां से निकलेंगे क्या, ABCDEFG, यहाँ से निकला पंडित जी, ठीक है। ये देखो, ये वाला जो है, इसको ऐसे प्रॉपरली बनाते हैं ना, ये एक्चुअल में दिखता कैसे है वो जानते हैं। तो ये है COO और इधर क्या है O एंड इधर H, ठीक है, यहाँ पर से H ले लेंगे, OH, इस कार्बन के पास में 4 हो गया, तो ये OH है, इधर इसको भी बनाते हैं, ये N है, इधर क्या है, हाइड्रोजन है इसके पास में, इधर भी हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसे हम लोग तोड़ दिए। अब तोड़ने के बाद में क्या करेंगे, -H2O करेंगे, तो इसके पास में ऑक्सीजन है ना, ये क्या हो गया, यहाँ पर क्या है, OH था, ठीक है। अब देखो ये यहाँ से क्या करेगा, -H2O करेगा, तो -H2O करने के बाद में इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी, मतलब देखो NH, यहाँ पर CH, यहाँ पर देखो ये जो है CONH है, देखो ये NH बचा हुआ है और इधर से क्या बचा हुआ है, CO बचा हुआ है, तो यही CONH जो रहती है वही पेप्टाइड बॉन्ड है। तो ऐसे ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड बनाती जा रही है, देखो 2 पेप्टाइड बॉन्ड, यहाँ पर 3 पेप्टाइड बॉन्ड, तो ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाती है। एक पेप्टाइड बॉन्ड दूसरे मतलब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो मान लो यहाँ पर 11 अमीनो एसिड है,
तो पेप्टाइड बॉन्ड की संख्या पूछेंगे तो बताना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो याद रखेंगे अमीनो एसिड की संख्या -1 इज इक्वल टू पेप्टाइड -1 इज इक्वल टू पेप्टाइड बॉन्ड की संख्या, पेप्टाइड बॉन्ड की संख्या। मतलब 100 अमीनो एसिड है ना, एग्जांपल 100 अमीनो एसिड है, तो पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड की संख्या कितनी हो जाएगी, तो एक ही बस तो कम करना है, तो कितना हो जाएगा 99। कौन सा बहुत बड़ा सवाल था ये।